हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स डिकोड। आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट के 2025 के पीटी 365 को डिस्कस करेंगे। इसमें अप्रैल 2024 से लेकर अक्टूबर 2024 तक का जो पीटी 365 है इन सब्जेक्ट्स का वो कवर किया जाएगा। दरअसल ये एनवायरनमेंट के ही पीटी में आपका इंक्लूड किया गया है, तो हम इसको सेपरेट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ज्योग्राफी इज अ सेपरेट सब्जेक्ट। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि काफी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है कि अक्टूबर के बाद का पीटी 365 का क्या, तो देखिए वो भी रिलीज नहीं हुआ है। जैसे ही रिलीज होगा तो उसको भी हम कवर करेंगे। अगर आपको अप्रैल से पहले का करंट अफेयर चाहिए लाइक जनवरी से मार्च तक का, तो हमारे ही चैनल पे आपको अपडेटेड पीटी 365 का वीडियो मिल जाएगा। उसमें आप जनवरी से मार्च तक का भी देख सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स की बात करेंगे। कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ने $8 मिलियन की फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट्स प्रोग्राम के थ्रू दी गई के थ्रू स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स को प्रोवाइड की है। दरअसल स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स वो है जो कि बहुत छोटे छोटे आइलैंड्स वाले स्टेट हैं। हो सकता है इसमें आइलैंड वाले स्टेट्स ना भी हों, लेकिन वो स्टेट्स जो बहुत छोटे हैं और क्लाइमेट चेंज का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट उन पे हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए कि समुद्र के किनारे बसा हुआ स्टेट है। जैसे ही आपका क्लाइमेट चेंज होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो ओशन वगैरह जो है उनका सी लेवल जो है वो राइज कर जाएगा, पानी का स्तर, तो वो डूबने लग जाते हैं आइलैंड कंट्रीज। इसीलिए ये ज्यादा खतरे में होते हैं। तो इनका जो स्टेट इनके जो स्टेट्स हैं, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जो है, इनके अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्लाइमेट चेंज को सह सके, वो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसी के लिए आपका ये फंडिंग जो है वो रिलीज किया गया है। ये सब आपका यूनाइटेड नेशन फोर्थ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सिट्स के मौके पे लॉन्च किया गया। एंटीगा बारबुडा के अंदर आपका ये कॉन्फ्रेंस जो था वो हुआ था। इससे पहले भी $2.5 मिलियन का फंड सीडीआरआई ने लॉन्च किया था अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट प्रोग्राम के अंतर्गत, ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट सिटीज बनाई जा सके। कहाँ पे? लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में, जिसमें इंडिया भी शामिल है। आयरिस प्रोग्राम की बात करते हैं। सीडीआरआई में जो सीडीआरआई के बहुत सारे मेंबर्स, जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूके, सिट्स कंट्रीज, ये सब इसका पार्ट है प्रोग्राम का। ये आपका वर्ल्ड लीडर समिट के COP26 के दौरान ही लॉन्च किया गया प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को 2024 का यूनाइटेड नेशन सिट्स पार्टनरशिप अवार्ड भी दिया गया है, क्योंकि इसमें दिखाया गया कैसे सिट्स जो है, मतलब स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट कंट्री, उनके अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस प्रोग्राम के थ्रू किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट एक्सेलरेटर फंड जो है वो इसको सपोर्ट करता है प्रोग्राम को। ये फंड क्या है? ये फंड आपका $50 मिलियन ट्रस्ट फंड है, जो कि ग्लोबल एक्शन लेता है, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए मदद करता है। इसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन का डिजास्टर रिस्क वाला मैनेजमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों शामिल हैं, यानी कि वो इसको सपोर्ट करते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज और जो आपके स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स हैं, उनको मेनली इसमें फोकस करवा के वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बिल्ड किया जाता है जो कि क्लाइमेट चेंज को हैंडल कर सके। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स क्या है? देखिए, ये ना स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स की बात करेंगे। देखिए, ग्रुप है स्मॉल आइलैंड कंट्रीज और टेरिटरीज का, जो कि कॉमन तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिलेटेड चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। इनके पास सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल वल्नरेबिलिटी जो है वो कॉमन है। अब स्टेट्स जो है वो पर्टिकुलरली आइलैंड है, जरूरी नहीं है। जैसा मैंने आपको कहा, हो सकता है ये आइलैंड ना हो, लेकिन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होंगे, इनके कॉमन प्रॉब्लम्स होंगे, तो कंट्रीज को इसी में डाल दिया जाता है। जैसे बेलीजे, गुआना, सूरीनेम अभी आइलैंड नहीं है, बट स्टिल दे आर फेसिंग द सेम चैलेंजेस लाइक द सेट्स कंट्री। एग्जाम्पल्स में मालदीव, सेशल, मार्शल आइलैंड, सोलोमन आइलैंड, ये सब आते हैं। तीन ज्योग्राफिकल रीजन ऐसे हैं जहां पे आपके स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स लोकेटेड हैं। जैसे आपका कैरिबियन आइलैंड के आसपास का एरिया हो गया, पैसिफिक और अटलांटिक हो गया, इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी हो गया। जो आपके सेट्स हैं उनको बेसिकली स्पेशल केस रिकॉग्नाइज किया जाता है, स्पेशल केस के तौर पे, क्योंकि यहाँ की कंट्रीज या स्टेट जो है वहां पे इन्वायरमेंट रिलेटेड इश्यूज भी फेस किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट रिलेटेड इशू भी फेस किए जा रहे हैं। और 1992 का जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ था, उसमें जो भी चैलेंजेस लिखे गए थे वो सब इन स्टेट्स के द्वारा फेस किए जा रहे हैं। कौन कौन से ग्लोबल मेजर्स हमने सेट्स के लिए लिए हैं? सबसे पहले हमारे पास अलायंस फॉर स्मॉल आइलैंड स्टेट्स है, जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक बहुत जरूरी रोल प्ले करता है, जिसमें स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए कुछ एफर्ट्स पुट किए जाते हैं। फिर ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, जिसको बारबाडोस एक्शन प्लान भी कहते हैं, ये लाया गया। यूएनडीपी के भी कुछ इनिशिएटिव है, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, जिसमें सिट्स कंट्रीज को हेल्प किया जाता है सो दैट वो अपने नेशनल डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उनको एनहांस कर सके। अब एनडीसी को हमने इन्वायरमेंट में अच्छे से पढ़ा था कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पेरिस फ्रेमवर्क के तहत हर एक कंट्री अपना एनडीसी का फ्रेमवर्क जारी करता है। प्रोग्रेसिव प्लेटफॉर्म इनिशिएटिव जो है वो सिट्स कंट्रीज को एम्पावर करता है कि वो डिप्लोमेटिक, लीगल और टेक्निकल कैपेसिटी अपनी बिल्ड कर सके सो दैट दे कैन हैंडल द क्लाइमेट चेंज। स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स एक्सेलरेटेड मोडालिटी फॉर एक्शन पाथवे जो है वो एक यूनिक पाथवे है, जिसमें कि चैलेंजेस एड्रेस किए जाते हैं सिट्स कंट्रीज के।
2023 का यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन ऑन क्लाइमेट जस्टिस जो है वो एक लीगल ओपिनियन इंश्योर करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से ये लीगल ओपिनियन आता है कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के रिस्पेक्ट में हर एक स्टेट का ड्यूटी होगा और उस ड्यूटी को कैसे आपको सर्व करना है, ताकि सिट्स कंट्रीज जो है उनको ज्यादा भुगतान ना करना पड़े, ज्यादा चैलेंजेस फेस ना करने पड़े। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सी एडवाइजरी ओपिनियन जो है, इसमें एक स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन जारी की जाती है कि जो भी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सीज की पार्टीज हैं वो कैसे क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को लेकर अपना फ्रेमवर्क तैयार करेंगी और ऑब्लिगेटरी रहेंगी। क्योंकि देखिए, अगर हर एक ऑर्गेनाइजेशन ऑब्लिगेशन फुलफिल करेगी तो सिट्स कंट्रीज जो है उनको नुकसान नहीं होगा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो भी हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो किसी ऐसी कंट्री के कारण हो रहा है जो कि ऐसे इश्यूज को फेस नहीं कर रहा, लेकिन इम्पैक्ट कहाँ हो रहा है, सी लेवल राइज होने पे आइलैंड वाले कंट्रीज पे इम्पैक्ट हो रहा है। तो अगर हमें हॉलिस्टिक तरीके से इम्पैक्ट रोकना है कि सेट्स कंट्रीज कहीं डूब ना जाए, वो आइलैंड खत्म ना हो जाए, वहां की पॉपुलेशन मतलब एक तरीके से वहां से उखड़ ना जाए, तो हमें कलेक्टिव तरीके से काम करना होगा, हर एक चैलेंज जो उसको एड्रेस करना होगा और हर एक कंट्री को अक्रॉस द ग्लोब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना होगा वाई डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आगे बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की। रिसेंटली इन्होंने इंडिया का एक रोल था ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स सिस्टम में, उसका अपलॉड किया है क्योंकि इंडिया ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और ये कहा इन्होंने कि इंडिया ने अपना वासुदेव कुटुंबकम का जो प्रिंसिपल है ना, उसको इसमें रिफ्लेक्ट किया है। वासुदेव कुटुंबकम माने हम समझते हैं कि पूरा जो यूनिवर्स है वो ब्रदरहुड की फिलोसफी पे चलता है, यानी कि हर एक इंसान जो है वो यूनिवर्स से बिलोंग करता है और हम आपस में भाई बहन है, राइट। तो ये जो इंडिया अपना वासुदेव कुटुंबकम थ्योरी दिखाता है वो इंडिया ने एक्चुअल में ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस सिस्टम के दौरान भी रिफ्लेक्ट किया। इंडिया के बहुत सारे रिस्पांस एफर्ट्स को इसमें हाईलाइट किया गया, जैसे हमने ऑपरेशन दोस्त चलाया था जब टर्की में अर्थक्वेक आया, फिर हमने ऑपरेशन करुणा चलाया था, साइक्लोन मोका आया था आपका म्यांमार में, वहां के लोगों को मदद करने के लिए। वैक्सीन मैत्री इंडिया लेके आया था कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान वैक्सीन प्रोवाइड करने को लेकर उन कंट्रीज को जिनको वैक्सीन कोई नहीं दे रहा था। अब बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसको 1999 में सेटअप किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल तरीके से ऐसी स्ट्रेटेजी बिल्डअप करना जो डिजास्टर रिडक्शन में मदद कर सके। मिशन क्या है, इसमें लीडरशिप का रोल दिया जाता है, मतलब कंट्रीज को, और फिर ग्लोबल एफर्ट्स जो हैं उनको पुश किया जाता है टुवर्ड्स द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल को अचीव कर सकें और सेंडाई फ्रेमवर्क के गोल को अचीव कर सकें। अब ये सेंडाई फ्रेमवर्क क्या है, ये 15 साल का नॉन बाइंडिंग अग्रीमेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉन बाइंडिंग है ये। इसके 7 टारगेट्स हैं और ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जो है वो इससे पहले हुआ करता था 2005 से 15 के बीच में, ये उसी का एक इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। ये ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जो है ये भी डिजास्टर रिलेटेड फ्रेमवर्क था कि कैसे डिजास्टर को हम डील कर सकते हैं। तो ये जो आपका सेंडाई फ्रेमवर्क है इसको थर्ड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जब हुई थी वहां पे अडॉप्ट किया गया 2015 सेंडाई का सिटी जापान के अंदर। डीआरआर की डेफिनेशन का मतलब क्या है कि हम ऐसे एफर्ट्स पुट कर रहे हैं जिसमें हम डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द डिफरेंट फैक्टर्स। इसका एम क्या है कि सब्सटेंशियल तरीके से डिजास्टर रिस्क को रिड्यूस करना, लाइव्स जो है उनका लॉस नहीं होने देना, हेल्थ, इकोनॉमिक, सोशल चैलेंजेस को एड्रेस करना। तो डिजास्टर के रिस्क को सबसे पहले तो समझना होगा, फिर डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस को मजबूत करना होगा, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे इन्वेस्ट करना होगा, विच एवर द थिंग इज, चाहे वो ह्यूमन स्किल इन्वेस्ट करनी हो, चाहे वो पैसा इन्वेस्ट करना हो। फिर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को मजबूत करना होगा, साथ में बिल्ड बैक बेटर, इस पे काम करना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डिजास्टर से किसी भी तरीके का हार्म हो चुका है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो चुका है, तो आपको जो भी बिल्डिंग दोबारा बनानी है उसको बेटर फॉर्मेट में बनाना है, सो दैट अगेन द डिजास्टर कैन नॉट हैम्पर योर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात करते हैं कौन से 7 टारगेट्स हैं 2030 तक अचीव करने हैं अकॉर्डिंग टू सेंडाई फ्रेमवर्क। देखिए, कुछ टारगेट है आपके सब्सटेंशियली रिड्यूस करने को लेकर, कुछ है सब्सटेंशियली इंक्रीज करने को लेकर। रिड्यूस में हम फोकस कर रहे हैं कि हम लोग ग्लोबल डिजास्टर से होने वाली मोर्टेलिटी यानी मौतें जो है वो कम कर सकें, नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल उनको कम कर सके, इकोनॉमिक लॉस कम कर सके, साथ में हम डैमेज जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को होने वाला वो भी कम कर सके। इंक्रीज में हमें क्या फोकस करना है कि जो भी स्ट्रेटेजीज है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर उनमें ज्यादा कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, इंटरनेशनल कॉपरेशन ज्यादा इंक्रीज करना है, फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम का जो एक्सेस है, अवेलेबिलिटी है, उसको भी इंक्रीज करना है। मैरीन हीट वेव्स की बात करेंगे। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन के द्वारा लक्षद्वीप को कहा गया है कि ये मैरीन हीट वेव से अक्टूबर 2023 से अफेक्ट हो रहा है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ओशन करंट लगातार बदल रहे हैं और जो हीट ट्रांसफर है एटमॉस्फेयर में वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, क्योंकि कोरल और इसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। अब ऐसे समझिए कि अगर ओशन का टेम्परेचर जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा तो आम सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, एटमॉस्फेयर में कहीं ना कहीं गर्मी बहुत ज्यादा है, तो ओशन का क्लाइमेट या ओशन का टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, जो कोरल्स उसके अंदर रह रहे होते हैं, कोरल्स एक्चुअल में पॉलिप्स होते हैं,
ठीक है। कोरल्स कोरल्स के अंदर एक अलगे होता है जिसको बोलते हैं जूज़ैंथ्रे अलगे, ठीक है। वो जूज़ैंथ्रे अलगे जो है वो फूड प्रोडक्शन में मदद करता है। जब कोरल या पॉलिप अपने अंदर से इस जूज़ैंथ्रे अलगे को एक्सपेल कर देते हैं, निकाल देते हैं, तो हम बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग हो रही है। अब ये ब्लीचिंग क्यों होती है? कोरल एक सर्टेन एनवायरनमेंट में रहते हैं, जैसे हम एज ए ह्यूमन भी एक सर्टेन एक्सटेंट के टेम्परेचर में रह सकते हैं, इन द सेम मैनर कोरल भी है जो कि सर्टेन ओशन टेम्परेचर के अंदर ही सर्वाइव कर सकते हैं। अगर ओशन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो कोरल को लगेगा कि आसपास का एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो वो जूज़ैंथ्रे अलगे को एक्सपेल कर देंगे, निकाल देंगे। अब उन्होंने अपने अंदर से वो एल्गा निकाल दिया जो उनको फूड बना के दे रहा था, तो आम सी बात है वो ज्यादा देर जिंदा तो नहीं बचेंगे फूड के बिना। तो इसीलिए कहते हैं कि कोरल ब्लीचिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है जब ओशन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, क्योंकि जूज़ैंथ्रे एल्गे खत्म होने लगता है। अब मैरीन हीट वेव क्या है? ये तब होती है जब सी वाटर का जो टेम्परेचर है ना वो अपने सीजनल तरीके से जितने टेम्परेचर में रहता था उस थ्रेशोल्ड को भी क्रॉस कर जाता है। मतलब ऐसे समझिए कि जितना उस सीजन में टेम्परेचर होना चाहिए था सी वाटर का, वो उस सर्टेन लिमिट को भी क्रॉस करके बहुत ज्यादा बढ़ गया। मेरीन हीट वेव आपकी वीक्स यानी हफ्तों तक, महीनों तक, इवन सालों तक भी कंटिन्यू रह सकती हैं। अगर हाल फिलहाल का ट्रेंड देखें तो मेरीन हीट वेव जो है वो ट्रॉपिकल इंडियन ओशन में 4 गुना बढ़ चुकी है। इंडियन ओशन और स्ट्रॉन्ग एलनीनो के कारण ये और ज्यादा एनहांस होती है या और ज्यादा टेम्परेचर हमारे इंडियन ओशन का बढ़ता है। मेरीन हीट वेव के फॉर्मेशन के प्रोसेस को समझिए। सबसे पहले नॉर्मल कंडीशन के दौरान क्या होता है? नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है कि आपका सन है, सन से हीटिंग आ रही है तो आपका ओशन जो है वो गर्म होता है। अब जो ओशन आपका गर्म हो रहा है उसके कारण ओशन से इवेपोरेशन भी होता है, और कुछ आपकी जो धरती जो सन से रेज आती हैं उनको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। जो धरती हमारी बैक में रेज छोड़ती है रिफ्लेक्शन के फॉर्मेट में वो होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो जैसे ही आपकी शॉर्ट वेव रेडिएशन ओशन में हिट करेंगी या धरती पे हिट करेंगी, ओशन का कुछ कुछ हिस्सा जो है वो उसको इवेपोरेशन के थ्रू निकाल देगा, और कुछ क्या करेगा, लॉन्ग वेव रेडिएशन के तौर पे उसको रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। और फिर नॉर्मल ऊपर आपकी हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, जो इवेपोरेशन से ऊपर जाता है पानी वो बादल बन जाता है और बारिश होती है। मेरीन हीट वेव की कंडीशन में क्या होता है? मेरीन हीट वेव की कंडीशन में जो सन है वो इतना ज्यादा, क्योंकि जो आपका धरती है उसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी अब इतना बढ़ चुका है, हीट एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस, कि जो सोलर हीटिंग आ रही है ना वो बहुत ज्यादा तेजी से ओशन के ऊपर वाली परत को गर्म कर देती है। इतना ज्यादा गर्म कर देती है कि जो इवेपोरेशन एक जगह से हो रहा था ना, मतलब जो पानी आपका इवेपोरेट ओशन के थ्रू हो रहा था, अब वो इवेपोरेशन कम होता है और गर्मी जो है ना वो ज्यादा तादाद में बड़े हिस्से को ओशन के इफेक्ट करने लगती है। आप ऐसे समझिए, ये एडवेक्शन का प्रोसेस बढ़ जाता है, इवेपोरेशन कम हो जाता है। एडवेक्शन का मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल तरीके से हीट को ट्रांसफर करना। तो ऐसे समझिए कि ओशन के जिस हिस्से पे सन आपका सनरेज पड़ रही हैं वो हिस्सा जब गर्म होता था तो पानी उससे इवेपोरेट हो जाता था। लेकिन मैरीन हीट वेव के चक्कर में क्योंकि ज्यादा इंटेंसिटी के साथ हीट आ रहा है तो क्या होगा कि वो इवेपोरेशन कम होगा, पानी कम उड़ेगा, वो पानी ऊपर के हिस्से को फैला के, ज्यादा बड़े हिस्से को फैला के क्या करेगा, डेप्थ तक गर्म करना शुरू कर देगा। तो एडवेक्शन का प्रोसेस बढ़ने के कारण जहां पे आप देखिए गर्म बहुत कम हो रहा था आपको ओशन का हिस्सा क्योंकि इवेपोरेशन ज्यादा था, अब मेरीन हीट वेव के दौरान ये जो है ना आपका हिस्सा, बहुत बड़ा चंक ओशन का गर्म होना शुरू हो जाएगा और इवेपोरेशन कम हो जाएगा। लॉन्ग वेव रेडिएशन अभी भी बाहर जा रही है, कम जो आपकी विंड्स ऊपर चलती थी वो वीक हो गई है ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस पैटर्न। क्लाउड कवर कम बनेगा, बारिश कम होगी, तो ये ओशन जो तपा पड़ा है वो कहाँ जल्दी ठंडा होगा, जब बारिश नहीं होगी क्योंकि क्लाउड कवर कम है। तो ये जो बहुत बड़ा चंक, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको ज्यादा क्लियरली नजर आए। तो देखिए ये इंक्रीज एडवेक्शन, इतने बड़े चंक में जो अब गर्मी फैली हुई है, ओशन जो गर्म हो गया पूरे तरीके से तप गया है, तो ओशन के अंदर ना 2 डिफरेंट लेयर्स बन जाएंगी। अब ऐसे समझिए कि ये आपका ओशन है, ओशन का ऊपर का हिस्सा एकदम अलग हो गया है गर्म होके बहुत ज्यादा, उसमें टेम्परेचर जो है मान के चलिए हम समझ लेते हैं 29 डिग्री सेल्सियस हो गया ओशन के ऊपर वाले हिस्से का टेम्परेचर। नीचे वाला हिस्सा जो उसका टेम्परेचर है 3 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो इतना बड़ा वेरिएशन है ना टेम्परेचर के अंदर, तो ऐसा लगता है मतलब जो ओशन है वो ऐसे समझने लगता है कि ये दोनों ना डिफरेंट लेयर्स हैं, एक का इतना ज्यादा टेम्परेचर एक का इतना कम। तो वो जो वाटर है ना उसको इंटरमिक्स नहीं होने देता, नीचे का पानी कभी ऊपर जाके मिक्स नहीं होता, ऊपर का कभी नीचे जाके मिक्स नहीं होता। जबकि पहले क्या था, जब मैरीन हीट वेव नहीं हुआ करती थी तो जो आपका ओशन का ऊपर का हिस्सा गर्म होता था, जो लिमिटेड अमाउंट में ही होता था, वो गर्म होने के बाद जो विंड्स बहती थी वो उस गर्म हिस्से को आगे की तरफ ले जाती थी, तो नीचे से ठंडा पानी जो है वो ऊपर आ जाता था, फिर ठंडा पानी गर्म होता था, ऐसे आपकी मिक्सिंग जो है वो चलती रहती थी। लेकिन मैरीन हीट वेव से क्या हुआ है कि ये जो मिक्सिंग है ना ये बिल्कुल बंद हो गई है, क्योंकि विंड्स बहुत कमजोर हैं। तो जो ऊपर का हिस्सा ओशन का गर्म हो रहा है वो गर्म का गर्म वहीं अटका रहता है, विंड्स कमजोर है तो वो मूव नहीं कर पाता। जब वो हिलेगा नहीं अपनी जगह से तो वो इसी हिस्से को गर्म करता रहेगा और इसी को फैलाता रहेगा गर्मी को। मतलब ऐसे समझिए कि इस बड़े चंक को इफेक्ट करके डेप्थ में गर्मी फैलाता रहेगा,
नीचे का कोल्ड वाटर कभी ऊपर आ ही नहीं पाएगा क्योंकि विंड्स आपकी बहुत कमजोर है। जब ऊपर वाला नीचे का ठंडा पानी कभी ऊपर आएगा नहीं, तो हम बोलेंगे कि मिक्सिंग जो है वो कमजोर हो गई है। जब मिक्सिंग बहुत कमजोर होती जाएगी तो आपका ओशियन जो है वो एडवेक्शन इंक्रीज होने के कारण ज्यादा तपेगा, ज्यादा गर्म होगा, और ज्यादा डेप्थ में गर्म होके एक सिग्निफिकेंट लेयर बना देगा, जो इतनी ज्यादा गर्म हो जाएगी कि वो नीचे वाली कोल्ड लेयर से टेम्परेचर में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देगी। तो इंटरमिक्सिंग बिल्कुल ही बंद हो जाएगी, ना मात्र होने लगेगी। और जब मिक्सिंग नहीं होगी, ओशियन भले ही कितना गहरा हो, जब नीचे पानी जाके ऊपर वाले से मिक्स ही नहीं हो रहा, तो ओशियन कभी ठंडा होगा ही नहीं। तो इसी को बोलते हैं मैरीन में हीट क्रिएट हो जाना। जबकि ओशियन इतना बड़ा होता है कि वो इतनी जल्दी तपना नहीं चाहिए, लेकिन मैरीन हीट वेव का फिनोमेना ऐसा है जो ओशियन को भी इतना ज्यादा हीटेड कर देता है, और मतलब इतना ज्यादा उसमें टेम्परेचर को वो कर देता है इंक्रीज, कि वहां के जो स्पीशीज हैं उनको भी उससे थ्रेट होने लग जाता है। तो मेरीन हीट वेव जो है ये ओशन में होने वाला फिनोमिना है। ये इसीलिए होता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेज का ज्यादा होना, विंड्स का कमजोर हो जाना, एडवेक्शन ज्यादा बढ़ जाना, इवेपोरेशन कम हो जाना, ये सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो जितने फैक्टर्स इस डायग्राम में लिखे हैं ना, इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होके आ सकता है। अब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में अगर देखा जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत बनाएगी। 1947 की ऑर्गेनाइजेशन है, बाद में 1967 में आईकेयर में इसको ज्वाइन करवा दिया गया। हेडक्वार्टर इसका कोची केरला के अंदर है। ये मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है एक तरीके से ट्रॉपिकल एरिया का, और वर्ल्ड में लीडिंग है। मैंडेट में देखा जाए तो ये काम करते हैं मैरीन फिशरी रिसोर्सेज को असेस करने को लेकर, खास करके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में क्या हमारे फिशरी रिसोर्सेज हैं। जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन की रिपोजिटरी के तौर पे भी एक्ट करते हैं, जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है स्पेस के थ्रू मैरीन एरियाज का। साइक्लोन की बात करेंगे, रिसेंटली लैंड से ओरिजिन होने वाला साइक्लोन जिसका नाम आसना रखा गया है, ये कच्छ कोस्ट गुजरात में अरेबियन सी में फॉर्म हुआ है। साइक्लोन का जो नाम है वो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के एक प्रोसेस के थ्रू रखा जाता है। कुछ लिस्ट ऑफ साइक्लोन के नेम जो है वो ऑलरेडी ट्रॉपिकल साइक्लोन रजिस्ट्री रीजनल बॉडी के द्वारा प्रिपेयर किए जाते हैं, और फिर जैसे जैसे साइक्लोन आते रहते हैं वैसे वैसे नाम अलॉट कर दिया जाता है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर एस्केप पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन रीजनल बॉडी के मतलब ऐसे समझिए जो नाम दिए गए होते हैं, उन टॉप में से, उन 5 पहले नामों में से टॉप का एक नाम जो है वो पिक करता है, और नॉर्थ इंडियन ओशियन में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन अगला आता है उसको वो नाम अलॉट कर देता है। मेंबर्स कौन कौन से हैं आपके इसके जो नामकरण करते हैं? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका, ओमान, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई और यमन। जितने मेंबर कंट्रीज हैं वो एटलीस्ट 30 नेम्स जो हैं वो उसका लिस्ट जो है वो हर बार जारी करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है? एक तरीके से ना ये लो प्रेशर सिस्टम होता है, और ये ट्रॉपिकल ओशियंस पे डेवलप होता है। इस लो प्रेशर सिस्टम की वजह से बहुत तेजी से घूमने वाला रैपिड रोटेटिंग स्टॉर्म क्रिएट होता है। इस स्टॉर्म को हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। इसको साइक्लोन इंडियन ओशन में कहा जाता है, हरिकेन अटलांटिक में, टाइफून कहा जाता है वेस्टर्न पैसिफिक और साउथ चाइना सी में, विली विलीज कहा जाता है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ से यूपीएससी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है। कुछ और साइक्लोन जो न्यूज में थे, जैसे कि आपका रेमल साइक्लोन वेस्ट बंगाल में आया, फिर टाइफून यागी आपका जो है वो वियतनाम के अंदर आया, हरिकेन हेलेन और मिल्टन यूएसए में आया, टाइफून जिनजिंग फिलीपीन में आया था, हरिकेन बेरिल आपका जो है वो कैरेबियन में आया था। साइक्लोन जो है वो टॉर्नेडो से थोड़े डिफरेंट होते हैं, और इनको ट्विस्टर भी कहा जाता है। अब टॉर्नेडो क्या है? टॉर्नेडो एक बहुत वर्टिकल बड़ा सा कॉलम होता है तूफान का, और वर्टिकल तरीके से बहुत ऊंचा होता है। तो ये ना मतलब एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि ऐसे आपको फील होता है कि बहुत ऊपर से एक तूफान आ रहा है और धरती के साथ आके मिल रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो बिजली की गड़गड़ाहट टॉर्नेडो के अंदर होती है, जो थंडरस्टॉर्म उसके अंदर होता है, वो ग्राउंड को भी टच करता हुआ नजर आता है, क्योंकि टॉर्नेडो बहुत वर्टिकल होता है। और टॉर्नेडो में एक और चीज होती है कि टॉर्नेडो जो है वो आपके लैंड के अंदर मेनली पाए जाते हैं, जमीन पे होने वाला फिनोमिना है मेनली, और साइक्लोन जो है वो आपके समुद्र में ही होते हैं। यहाँ पे कंपैरिजन भी दिया गया है ट्रॉपिकल साइक्लोन का टॉर्नेडो से। सबसे पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखते हैं। ये 100 ऑफ माइल तक स्पैन कर सकते हैं, मतलब इनका साइज बहुत वास्ट होता है। टॉर्नेडो का साइज थोड़ा कम होता है। अगर विंड शेयर की बात की जाए तो ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होते हैं ना, उनको वर्टिकल शेयर यानी कि इस तरीके से वर्टिकल राइज जो है वो इतना ज्यादा नहीं चाहिए होता। बहुत लो वैल्यू में भी वर्टिकल राइज अगर कम भी होगा तब भी ट्रॉपिकल साइक्लोन जनरेट हो जाता है। जबकि टॉर्नेडो को वर्टिकल शेयर बहुत चाहिए होता है विंड्स का, मतलब ऐसे समझिए कि विंड बहुत ऊपर तक राइज करनी चाहिए, फिर प्रेशर सिस्टम जो है लो वाला डिवेल्प होकर फिर ये तूफान आपका घूमने लगता है टॉर्नेडो वाला। तो वर्टिकल शेयर इनको हाई चाहिए। टेम्परेचर ग्रेडियंट में ट्रॉपिकल साइक्लोन को अगर देखें तो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर ग्रेडियंट जो होता है इनका, टेम्परेचर वेरिएशन कह सकते हैं, ये डिफरेंस वो नियर जीरो होता है। टॉर्नेडो में आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होता है रीजन्स के बीच में। जहां पे ये बनता है टॉर्नेडो वो तभी बनता है जब एक जगह टेम्परेचर जो है वो दूसरी जगह के टेम्परेचर से, या वर्टिकली भी कह लीजिए, वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहा हो, उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा हो। एरिया फॉर्मेशन ट्रॉपिकल आपका ओशंस पे ही बनते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं बनते। टॉर्नेडो जो है वो प्राइमरली
आपके लैंड के ऊपर बनते हैं, पर हम ये नहीं कह सकते कि लैंड के अलावा कहीं नहीं बनेंगे। ट्रॉपिकल साइक्लोन का टाइम स्केल अगर देखा जाए तो इनकी लाइफ टाइम जो है वो दिनों में मापी जाती है कि कितने दिन तक ही ट्रॉपिकल साइक्लोन सर्वाइव करेगा। टॉर्नेडो जो है वो कुछ ही मिनट्स में भी होके कई बार खत्म हो जाते हैं। इम्पैक्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या होता है कि हैवी रेनफॉल होता है, स्टॉर्म तूफान आता है और फ्लडिंग लेके आते हैं, क्योंकि समुद्र के अंदर हो रहे हैं तो फ्लड वगैरह लेके आते हैं। टॉर्नेडो जो है ये लोकल मैनर में बहुत डिस्ट्रक्शन करता है, क्योंकि ये वर्टिकल शेयर इसका बहुत हाई होता है, तो जहां पे घूमते घूमते जाता है तो वर्टिकली वहां से सारी चीजें उखाड़ के फेंक देता है। ट्रॉपिकल साइक्लोन के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहले तो ये जो अपनी एनर्जी लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड से लेते हैं, क्योंकि जहां पे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म हो रहा है वहां पे आपका जो क्लाउड बनता है वो बनता है क्यूमुलोनिम्बस, ठीक है। तो वहां जो कंडेंसेशन होता है उससे ये क्लाउड बनता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी जो है क्लाउड की बहुत इंटेंस होती है। अब यहाँ से ना आप थोड़ा सा डायग्राम से समझिए कि कैसे आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो बनेगा। सबसे पहले मान के चलिए समुद्र के अंदर एक सर्टेन सेट ऑफ मतलब टेम्परेचर हो गया, जैसे आप समझिए टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो गया। तो जैसे ही 27 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा होगा, यहाँ पे आपका लो प्रेशर सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा, मतलब यहाँ समुद्र से आपकी हवा जो है वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। जा रही है ना ऐसे। तो जैसे ही ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद ये ऐसे आउटफ्लो करेगी, मतलब बिखरने लग जाएगी, ठीक है। अब इधर गई इधर गई, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बनाए, बादल बनाए, है ना, क्योंकि हवा ऐसे फैल गई है। तो जैसे बादल बनाएंगे तो ये बादल जो है वो नीचे की तरफ बरसेंगे। आप देखिए यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बना हुआ है, ये सारे क्लाउड जो है ऊपर बनेंगे और फिर नीचे की तरफ बरसेंगे, तो ऐसे आपका साइक्लोन जनरेट होगा। पर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सेंटर का जो आई है, जहां से लो प्रेशर सिस्टम से हवा ऊपर की तरफ उठना शुरू हुई थी फिर ऊपर जाके बट गई, इसके सेंटर में कहीं हवा नहीं है। तो इसके सेंटर में अब क्या होगा, जो ऊपर पहले से ठंडी हवा है ट्रोपोपॉज के पास, वो ठंडी हवा यहाँ पे खाली जगह पाते ही नीचे की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। तो जो आई होगा साइक्लोन का, जहां से लो प्रेशर सिस्टम बन के ऊपर हवा उठनी शुरू हुई थी, वो आई के एरिया में ऊपर की ठंडी हवा नीचे की तरफ आके बैठने लग जाएगी। तो ठंडी हवा यहाँ पे अपना गढ़ बना लेगी। तो आई है, आई के एरिया में बन गया हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्यों बना, क्योंकि हवा ऊपर वाली जो है वो यहाँ पे नीचे आके बैठ गई। जहां हाई प्रेशर होता है वहां पे बारिश नहीं होती। तो ऐसा होता है कि जो आई है साइक्लोन का, वहां पे कभी बारिश नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि वहां पे ठंडी हवा ऊपर से सबसाइड होके रुक गई है आके। लेकिन उसका जो आसपास वाला एरिया है जिसको आई वॉल कहते हैं, आई वॉल के एरिया में हमेशा बारिश होती है। तो जब आपका साइक्लोन आ रहा होता है तो होता क्या है, जैसे ही साइक्लोन, ये मान के चलिए आपका कोस्ट है, कोस्ट के पास जब साइक्लोन आएगा तो जैसे ही इसका आई वॉल का एरिया पहुंचेगा ना आपके पास, तो बहुत तेज बारिश होगी, क्योंकि आई वॉल का एरिया ऊपर बादल है बहुत सारे। फिर उसके बाद एक सर्टन चंक ऐसा आएगा साइक्लोन का जहां पे उसकी आई आएगी। जब आपका आई वॉल निकल गया पूरा बारिश करके, उसके बाद उसकी आई पहुंचेगी कोस्ट के पास। जब आई पहुंचेगी तो ऐसा लगेगा कि मौसम बिल्कुल साफ हो गया, बारिश बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि आई का तो एरिया वो है जहां पे हाई प्रेशर जो है वो बना हुआ है और ऊपर की एयर सबसाइड होकर वहां रुकी हुई है। तो आज सबको ऐसा लगेगा कि मौसम बिल्कुल साफ हो गया, तूफान टल गया, साइक्लोन खत्म हो गया। लेकिन सडनली क्या होगा, जैसे ही आई वाला सेक्शन भी खत्म हो जाएगा, दोबारा से आई वॉल का सेक्शन आएगा, मतलब फिर से दोबारा से तूफान आएगा, फिर से दोबारा से बारिश आएगी। तो साइक्लोन का फिनोमेना ऐसा ही होता है कि जैसे साइक्लोन आया तो सबको लगेगा उसके बाद साइक्लोन बंद हो गया, थम गया, पर वो कुछ पीरियड के लिए थमा होता है, क्योंकि उस टाइम पे आई ट्रेवल कर रही होती है कोस्ट के पास। लेकिन सडनली जैसे ही आई वाला सेक्शन भी सब खत्म हो जाता है, तो फिर से दोबारा आई वॉल का सेक्शन आता है, फिर से दोबारा तूफान और बारिश लेके आता है। तो साइक्लोन ऐसा फिनोमिना है, या आपको आई और आई वॉल का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो क्या है, आई वो रीजन होता है जो बहुत काम का रीजन होता है, शांति वाला, क्योंकि सबसाइडिंग एयर होती है तो वहां पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रखा होता है। जब ये लैंड पे आते हैं आपके साइक्लोन, तो मॉइस्चर सप्लाई जो है वो रुक जाती है, तो जो स्टॉर्म है वो खत्म हो जाता है। तो साइक्लोन क्या है, हमेशा जब कोस्टल एरिया पे जाके स्ट्राइक करेगा ना, तो स्ट्राइक वाले एरिया में अगर साइक्लोन बहुत इंटेंस है तो हार्म करेगा, बहुत नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन जैसे ही जमीन के अंदर बहुत आगे की तरफ घुसेगा तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि जो साइक्लोन को अपना हवा पानी मिल रहा था वो समुद्र से मिल रहा था। अब वो समुद्र से दूर आकर लैंड में घुस गया है, तो लैंड के अंदर कहां से उसको मॉइस्चर मिलेगा, जब मॉइस्चर ही नहीं मिलेगा तो वहां से बारिश बरसात और स्टॉर्म लेके आएगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि मॉइस्चर की सप्लाई लैंड पे जैसे आपके साइक्लोन आते हैं उनके पास रुक जाती है और स्टॉर्म आपका खत्म हो जाता है। साइक्लोन जो है वो आपके 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के आसपास जनरली पाए जाते हैं और मोर डिस्ट्रक्टिव भी वहीं पे होते हैं। कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए ट्रॉपिकल साइक्लोन को लेकर, सबसे पहले सी सरफेस का टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। कॉरियोलिस फोर्स होनी चाहिए। ये क्यों होनी चाहिए, अब जैसा मैंने आपको बोला कि यहाँ पे लो प्रेशर बना, लो प्रेशर से हवा ऊपर की तरफ जाने लगी और यहाँ पे डाइवर्ट हो गई। अब ये हवा डाइवर्ट ऐसे तो नहीं हुई, धरती पे एक फोर्स होता है जिसको बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स होने के कारण आपकी जो हवा है वो ऊपर डाइवर्ट हुई है, ठीक है। कोरियोलिस फोर्स अलग अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है तो हवा जो है वो आपकी इस तरीके से रुक करेगी, अगर आप सदर्न में मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ हवा रुक करती है, घूम जाती है।
जैसे जैसे ऊपर जाती है सदर्न में आपकी लेफ्ट में घूम जाती है। तो हम नॉर्थ की बात करें, बिकॉज इंडिया में ट्रॉपिकल एरियाज में आपके साइक्लोन होते हैं, तो हवा जो है ऐसे ऊपर जाएगी, इस तरीके से घूम जाएगी, ठीक है। तो कोरियोलिस फोर्स जो है उसका प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, मतलब वो होना ही चाहिए। कोरियोलिस फोर्स के कारण हवा आपकी साइडों में जाएगी, जब साइडों में हवा ऐसे डाइवर्ट होके जाएगी तभी सेंटर में आई का एरिया बनेगा जहां पे आपकी ठंडी हवा नीचे आके बैठेगी, ठीक है। और ये जो घूम के ऐसे हवा जाएगी यही फिर बादल बनाएगी। इसके अलावा ट्रॉपिकल साइक्लोन इक्वेटर के पास नहीं बनते हैं, क्यों? क्योंकि इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स जीरो होता है, या कह लीजिए एब्सेंट होता है। ये पॉइंट पे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर जो वर्टिकल विंड का स्पीड होता है ना, उसमें बहुत कम वेरिएशन चाहिए होता है। मतलब वर्टिकली जहां से जो आई वॉल राइज कर रही है, ये कह लीजिए जो लो प्रेशर से हवा ऊपर की तरफ राइज कर रही है, अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा होगा स्पीड के अंदर, तो ये हवा जो ये सीधा राइज नहीं करने की बजाय क्या है, यहाँ पे बिखर बिखर के राइज करेगी। ऐसे समझिए, डायग्राम चेंज कर लेने दीजिए। ये ऐसे ना बिखर जाएगी, ऐसे सीधा राइज करके ऐसे नहीं जाएगी। अगर वर्टिकल विंड स्पीड बहुत ज्यादा होगा, उसमें बहुत वेरिएशन होगा, तो ये ऐसे बिखर जाएगी यहाँ पे हवा, मतलब सीधा यहाँ से गई, लो प्रेशर ऊपर उठा, यहाँ से उठा, तो फिर आपका एक स्टॉर्म पर्टिकुलर तरीके से बन नहीं पाएगा। तो इसीलिए स्मॉल वेरिएशन चाहिए होता है वर्टिकल विंड स्पीड में। और ऊपर में जो विंड फ्लो हो रही होती है ना, वो बहुत अनडिस्टर्ब होनी चाहिए। वो ऐसा ना हो कि नीचे वाली विंड के साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट करे और इस साइकिल को तोड़ दे। ये भी एक फैक्टर जो है वो जरूरी होता है। प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर का एरिया तो चाहिए। लो प्रेशर कब बनता है? जब आपका 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, तो ये लो प्रेशर बनेगा, तभी आपकी हवा ऊपर उठेगी समुद्र से और फिर बादल बनाएगी, आई वॉल बनाएगी। ग्लोबल वार्मिंग का साइक्लोन फॉर्मेशन पे क्या इम्पैक्ट है? देखिए, आम सी बात है, ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री क्या उससे ज्यादा भी क्रॉस कर जाएगा बहुत तेजी से। तो बहुत तेजी से आसार होता है कि साइक्लोन बनेंगे। साइक्लोन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में जो बनते हैं आज के टाइम पे, वो कोस्ट के बहुत पास आ जाते हैं, बहुत इंटेंस होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रांग होते हैं, लैंड पे बहुत लंबे समय तक रहते भी हैं, क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर बहुत वार्म होता है इवन कोस्टल एरिया के पास भी। तो जब उनको कोस्ट के पास भी साइक्लोन को बहुत गर्म टेम्परेचर ओशन का मिलता है, तो उस साइक्लोन को तो लगातार मॉइस्चर मिल ही रहा है ना। जब लगातार मॉइस्चर मिल रहा है तो लगातार वो बारिश करेगा ही गड़गड़ाहट के साथ, चाहे वो लैंड पे आए चाहे कहीं पे भी आए। साइक्लोन इन इंडिया की अगर बात की जाए तो ज्यादा साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में पहले हुआ करते थे अरेबियन सी के कंपैरिजन में, लेकिन आज के टाइम पे अरेबियन सी यानी वेस्टर्न कोस्ट में भी आपके बहुत सारे साइक्लोन जो है वो फ्रीक्वेंटली देखे जाने लगे हैं। इसके रीजन क्या है कि हमारा मानसून विंड सिस्टम जो है वो थोड़ा बदल गया है। अरेबियन सी से जो आने वाला मॉइस्चर है लैंड पे वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। इंडियन ओशन अरेबियन सी वाली साइड भी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। आईएमडी के कलर कोडेड वेदर वार्निंग को अगर देखा जाए, मतलब तो उसमें हमें पता लगता है कि जो कलर अलॉट कर दिया जाता है एरिया को, तो वो साइक्लोन प्रोन एरिया जो है उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि वहां कितना डिजास्टर होगा। अगर ग्रीन कलर अलॉट किया गया है तो मतलब वो प्री साइक्लोन वॉच एरिया है, वहां पे 72 घंटे में साइक्लोन आने की आशंका होती है। येलो माने साइक्लोन अलर्ट जारी किया गया है, 48 आवर्स के अंदर आशंका होती है साइक्लोन आने की। ऑरेंज कलर जब अलॉट कर दिया जाता है वेदर को, तो बोला जाता है कि साइक्लोन की वार्निंग जारी कर दी गई है और 24 आवर्स एडवांस में जारी की जाती है। रेड अगर कलर कर दिया तो इसका मतलब है कि लैंडफॉल हो चुका है साइक्लोन का, मतलब लैंडफॉल लैंड पे साइक्लोन आके गिर चुका है, और ये 12 घंटे एडवांस में जारी की जाती है। रिलेटेड न्यूज में ध्यान रखेंगे सफीर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल के बारे में। रिसेंटली सदर्न चाइना या हैनन आइलैंड जो है और साउथ ईस्ट एशिया जो है, यहाँ पे कैटेगरी 5 का सुपर टाइफोन जो है वो देखने को मिला। ये आपका मापा गया सफीर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल के ऊपर। ये स्केल जो है ये ट्रॉपिकल को 5 कैटेगरी में बांटता है, कैटेगरी 1 और से लेकर 5 तक। कैटेगरी 1 जो है उसमें जो स्पीड है वो बहुत कम मानी जाती है साइक्लोन की, और अगर 5 में चले गए तो उस टाइफून या साइक्लोन की स्पीड बहुत हाई होती है, उसको मोस्ट डिस्ट्रक्टिव कहा जाता है। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की बात करेंगे। रिसेंट रिपोर्ट सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा जारी की गई है, जिसमें बताया गया कि ग्लेशियर लेक और बाकी जो वाटर बॉडीज हिमालय के अंदर पाई जा रही है उनका सरफेस एरिया काफी ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है। तो ग्लेशियर लेक इंडिया के अंदर जो है एरिया वाइज काफी बढ़ रही है। पिछले 10 सालों में 33.7% तक इनमें इंक्रीज देखने को मिला है 10 से 12 सालों में। लेक्स जो है वो हाई रिस्क कैटेगरी में अब जा रही है, मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड वाली जो लेक है वो बहुत ज्यादा डेंजरस मानी जा रही है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के फिनोमिना काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब देखिए ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या होता है। मान के चलिए ग्लेशियर का जो रीजन है वहां पे एक लेक बनी हुई है, वो लेक किसी ना किसी चीज से तो बंधी हुई होगी या उसने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रखा होगा। किस चीज से रिस्ट्रिक्ट किया होगा? मान के चलिए कि ग्लेशियर जो है उसका इरोजन हुआ, ग्लेशियर से इरोड होके निकलते हैं मोरेन, ऐसे समझिए छोटे मोटे कंकर पत्थर निकलते हैं जो कि बर्फ के पहाड़ से निकलते हैं। ये जो मोरेन है ना, ये कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे सर्कुलर शेप में मान के चलिए वो कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं। तो जो पीछे का एरिया होता है जहां पे इन्होंने डिपॉजिट कर दिया, इसके पीछे के एरिया में बन जाती है लेक, पानी जमा होने लग जाता है। अब ये बन गई लेक, इसी को बोलेंगे बन गई है ग्लेशियर लेक। अब ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड क्या है
कि अगर ये लेक फट गई तो इसकी वजह से जो फ्लड आएगा उसी को ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कहा जाता है। सेंट्रल वाटर कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत आता है, न्यू दिल्ली इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है। ये इंटीग्रेटेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है इंडिया के वाटर रिसोर्सेज को लेकर। सेंट्रल वाटर कमीशन केवल सरफेस वाटर को डील करता है। ग्राउंड वाटर को डील करने के लिए सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड आपका कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। अब ग्लेशियर लेक्स की बात की गई है कि बॉडी ऑफ वाटर होती है जो कि ओरिजिनेट होती है जब आपके ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। ये फ्रेश वाटर सोर्स होता है एक तरीके से हिमालयन रीजन में, मतलब जो आपकी हिमालय में नदियां बहती है ना, उनको भी पानी ग्लेशियर से ही मिलता है। लेकिन अगर ये लेक फटती है तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाती है। 486 ग्लेशियर लेक उत्तराखंड में पाई गई है, जिसमें से 13 कही जा रही है कि काफी ज्यादा वल्नरेबल है, वहां पे ऐसे आउटबर्स्ट फ्लड आ सकते हैं। अब ये लेक बनती कैसे है, जैसा मैंने बोला कि अगर मोरेन डिपॉजिट हो गया, उसने डैम बना दिया तो फिर पानी इकट्ठा हो जाता है, लेक बनेगी। या तो बर्फ डिपॉजिट होगी, बर्फ ने ही डैम बना दिया तो पीछे पानी इकट्ठा हो जाएगा। या तो इरोजन की वजह से क्या होता है, ऐसे गड्ढा बन गया, उस गड्ढे में पानी जमा हो गया ग्लेशियर एरिया में। और कुछ और तरीके की होती हैं। मटेरियल जो है यूजुअली जिससे ये बनती है, सॉइल, रॉक, ये सब हो सकता है। ये मटेरियल कहाँ से आता है, जब आपका ग्लेशियर मूव कर रहा होता है तो ग्लेशियर अपने पीछे ये सारी चीजें छोड़ जाता है, सॉइल और रॉक वगैरह, इसी को मोरेन कहा जाता है, कंकर पत्थर, है ना। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का मतलब ये हुआ कि जो ग्लेशियर लेक बनी हुई थी, जिसने काफी समय से खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, वो अपना पानी सडनली रिलीज कर देती है, ठीक है। और वो रिलीज ऐसे करती है कि उसमें मतलब थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस अगर हुआ वहां पे एरिया में, थोड़ा सा अर्थक्वेक आया, है ना, थोड़ा सा उसके नीचे से जो बर्फ थी वो खिसक गई तो भी वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो बहुत सारे फिनोमिना की वजह से ये होता है। इसको पोटेंशियली क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर डिक्लेयर किया गया है। इंडिया ने इसको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2019 में डाला भी है। 3 फीचर्स होते हैं। सबसे पहले तो सडन रिलीज हो जाता है पानी का, पानी सडनली निकल के चला जाता है। और रैपिड इवेंट के कारण ये चलता रहता है, मतलब घंटों से दिनों तक ये ग्लेशियर लेक फिर बहती रहेगी। और नीचे जो नदी बह रही है, मतलब ग्लेशियर लेक ऊपर फटी, अगर नीचे कहीं उसको नदी मिल गई तो वो पानी जो भी आएगा ना ऊपर से आपका ग्लेशियर लेक से, वो इस नदी में आएगा। इस नदी के पानी को वो क्या कर देगा, अप कर देगा, मतलब नदी का पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अब नदी का पानी का लेवल बढ़ेगा तो ये नदी फ्लड लेके आएगी, तो अल्टीमेटली फ्लड जो है वो डिजास्टर करेगा। तो इस तरीके से डाउन स्ट्रीम में बहने वाली जो रिवर होती है उनका डिस्चार्ज फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जब भी आपकी ग्लेशियर लेक जो है वो फट जाती है। वल्नरेबिलिटी अगर इंडिया में देखी जाए तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम में ये फिनोमिना देखने को मिले हैं। 2023 में साउथ लोहनक की लेक थी जो कि सिक्किम के पास है, वहां पे ये फटी थी, तो जिसकी वजह से आपकी नीचे बहने वाली नदी में फ्लड आ गया था। तीस्ता 3 के पास एक डैम बना हुआ था, वो डैम भी इससे डिस्ट्रॉय हो गया था। 2013 में मंदाकिनी रिवर उत्तराखंड की जो थी उसमें ओवर फ्लडिंग हो गई थी, क्योंकि ऊपर वहां पे ग्लेशियर लेक जो थी फट गई थी उत्तराखंड के अंदर। रीजन कौन कौन से होते हैं इसके फटने के, सबसे पहले जियोलॉजिकल रीजन कि अर्थक्वेक आ गया तो ये मतलब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ जाता है। मॉर्फोलॉजिकल रीजन भी हो सकता है कि ग्लेशियर लेक जो है उसके अंदर ही मूवमेंट होना शुरू हो गया। फिजिकल में क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा बारिश होगी तो ये जो लेक है इसके अंदर पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया। पानी जब बहुत बढ़ जाएगा लेक के अंदर तो लेक जिससे डैम हो रखी है, जिससे रुकी हुई है, जैसे मोरेन वगैरह से, वो मोरेन उसको हैंडल नहीं कर पाएगा तो ये लेक फट जाएगी। ग्लेशियर सर्जिंग भी एक कारण होता है जिसमें सडन तरीके से आइस जो है, बर्फ मूव करने लग जाती है, और आइस के मूव करने के साथ वो जो लेक है उसका एरिया भी खिसक जाता है। फिर मोरैन डैम जो आपका बना होता है, डैम जो बना होता है जिसने रोक रखा होता है लेक को, वो कई बार अनस्टेबल हो जाता है। मतलब जो भी आपके मोरैन कंकर पत्थर हैं वो अनस्टेबल होने के कारण खिसकने लग जाते हैं, वीक हो जाते हैं। ये आपका देखने को मिला था साउथ लोहनक जो आपका ग्लेशियर लेक था सिक्किम में जो फटी थी उसके केस में। आइस डैम कई बार क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर अगर इंक्रीज हो गया तो अगर बर्फ ने किसी लेक को रोक रखा है तो वो बर्फ पिघल जाएगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग चल रही है तो इसकी वजह से भी आपकी लेक जो है फट जाएगी। तो यहाँ देखिए डायग्राम दिखाया गया है प्रेजेंट और फ्यूचर का। प्रेजेंट के टाइम पे आप ऐसे समझिए कि ये मोरेन है जिसने क्या है, करंट ग्लेशियर लेक जो है उसको रोक रखा है। अब ये ग्लेशियर लेक यहाँ पे है, इसके पीछे आपको क्या दिख रहा है, ये पहाड़ है, और यहाँ पे पीछे आइस की शीट है। ये आइस की शीट ऐसे बहते बहते आती है, ग्लेशियर इसी को बोलते हैं ग्लेशियर मूव कर रहा है ना। नीचे है आपका ग्लेशियर बेड और ऊपर पीछे ग्लेशियर के पहाड़ हैं, पर यहाँ पे जो आइस की शीट आ रही है उससे काफी पीछे हैं आपके पहाड़। तो अगर मान के चलिए आइस की शीट धीरे धीरे पिघलेगी आपकी, ठीक है, और धीरे धीरे पिघलने पे ये लेक आपकी जो है वो भरती जाएगी। पर फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपका जो आइस मास है वो इतना तेजी से पिघलेगा, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत है,
तो ये इतना तेजी से पिघलेगा कि ये बहुत बड़ा कर देगा इस लेक को, क्योंकि बहुत तेजी से पिघल रहा है। तो जब लेक को बहुत बड़ा कर देगा तो आगे वाला जो मोरैन है या जो डैम बना हुआ है वो इसको पानी को होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर होल्ड नहीं कर पाएगा तो आपका आउटबर्स्ट जो है वो हो जाएगा पानी का, इसी को बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड आना। और इसी के साथ साथ जो पीछे आपका ग्लेशियर का पहाड़ था वो इस लेक के कांटेक्ट में आ जाएगा, जो यहाँ पे डायरेक्टली कांटेक्ट में था नहीं। अब ये पहाड़ सीधा अगर आ गया कांटेक्ट में, और अगर इस लेक का टेम्परेचर बढ़ा तो यहाँ की बर्फ को भी खिसकाएगा, मतलब पहाड़ की भी बर्फ पिघलने लग जाएगी। तो पहले जो इसको पानी सिर्फ आइस शीट से मिल रहा था, अब वो डायरेक्टली इसको पहाड़ से भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो ये और ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा भरेगी, और ज्यादा फ्लड आएंगे। तो ये फ्यूचर है अगर हमने ढंग से क्लाइमेट चेंज को हैंडल नहीं किया। इनिशिएटिव्स कौन कौन से इंडिया के द्वारा लिए गए हैं इसको मैनेज करने को लेकर? सबसे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन जारी की गई है। फिर उसके अलावा डैम्स जो है उनकी कंस्ट्रक्शन को रिव्यू किया जाता है, देखा जाता है कि ये डैम जो है ये कितने वल्नरेबल हैं ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को लेकर, कि अगर यहाँ पे ग्लेशियर लेक का पानी आया तो डैम टूटेगा तो नहीं। ये स्टडी मैंडेटरी कर दी गई है उन एरियाज में जहां नए डैम अब बनाए जा रहे हैं, और वो डैम अगर वहां बन रहे हैं जहां पे ऊपर कहीं ग्लेशियर लेक है तो और ज्यादा स्टडी करनी जरूरी है। ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट जो है ये अप्रूव किया गया है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में इसको इंप्लीमेंट भी किया जा रहा है। नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज जो है उसमें स्टेटस देखा जाता है ग्लेशियर लेक्स का, और ये प्रिपेयर किया जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी रुड़की के द्वारा, और ये बड़े लेवल पे नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज का पार्ट है। इसके अलावा सेंटर ने अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो इनिशिएट किया है, जिसमें 188 आपकी जो क्रिटिकल लेक्स हैं इंडियन हिमालयन रीजन में जहां कभी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ सकता है, उसको जांच माप के एक तरीके से फिर अर्ली वार्निंग जारी कर दी जाती है, ताकि डिजास्टर से होने वाला नेगेटिव इम्पैक्ट जो है थोड़ा वो कम किया जा सके। इसमें इसरो, एनडीएमए सब मिलकर काम करते हैं। इसमें सबसे पहले आपकी तेंचुंगखा लेक है सिक्किम में, उसको आइडेंटिफाई किया गया है, मतलब वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम तैनात किया जा रहा है। फिर उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम में भी ये किया जाएगा। ग्लोबल लेवल पे कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं? एचकेएच क्रायोस्फीयर इनिशिएटिव इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट का है। ग्लोबल क्लाइमेट ऑब्जर्विंग सिस्टम जो है इसमें गवर्नमेंट इंकरेज करती है कि कैसे अर्ली वार्निंग सिस्टम इन्वेस्ट किया जा सकता है। यूनेस्को का क्लाइमेट चेंज और माउंटेन इकोसिस्टम प्रोग्राम है जो सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट करता है। फिर सेंडाई फ्रेमवर्क तो है ही डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को लेकर, जिसमें ग्लोबल लेवल पे जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से डिजास्टर होता है उसको भी टेक केयर किया जाता है। अब आगे बात करेंगे ऑयल स्पिल्स के बारे में। एनजीटी के द्वारा नो फॉल्ट लाइबिलिटी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ऊपर लगाई गई है, क्योंकि तमिलनाडु के नागापट्टिनम में ऑयल स्पिल हुआ था, तो 5 करोड़ की जो पेनल्टी लगी थी एक तरीके से उस पर नो फॉल्ट उनका डिक्लेयर कर दिया गया है। नो फॉल्ट लाइबिलिटी तब लगाई जाती है जब ऑयल स्पिलिंग एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण होती है, ना कि किसी नेग्लिजेंस या एरर के कारण। ऑयल स्पिल का मतलब क्या हुआ कि जैसे बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर्स में ओशन में या मतलब पानी में ऑयल को कैरी करके लेके जाया जाता है, अगर वो कंटेनर किसी तरीके से टूट जाए, फट जाए, तो वहां पे ऑयल आपका फैल जाता है समुद्र के पानी के ऊपर। तो ऑयल क्या है, एज कम्पेयर टू वाटर आपका कम डेंस होता है, तो ऑयल पूरा कवर कर लेता है पानी की परत को, जिसकी वजह से वहां पे रहने वाले मैरीन स्पीशीज जो है उनको भी नुकसान होता है। तो ऑयल स्पिल इज अ काइंड ऑफ पॉल्यूशन विच इज अबाउट द रिलीज ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन, क्योंकि ऑयल आपका लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन ही होता है। जब वो रिलीज होता है एनवायरमेंट में, स्पेशली मैरीन एरियाज में ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज, उसी को हम ऑयल स्पिल कहते हैं। ये जनरली आपका एक्सीडेंट के कारण होता है, जैसे आपके टैंकर्स, बैरेजेस, पाइपलाइन, रिफाइनरी जो भी वहां से निकल रही हैं, अगर वो फट जाती हैं एक्सीडेंटली तो ये आपका होता है। इससे बायोडाइवर्सिटी को लॉस होता है, फूड चेन आपकी डैमेज होती है, कोस्टल इरोजन भी होता है। ऑयल स्पिल को टैकल करने के बहुत सारी मेथड्स हैं, जैसे एक मेथड है बायो रेमिडिएशन, जिसमें हम क्या करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करके जो भी ऑयल कंटेमिनेंट्स होते हैं उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑयल जैपर हो गया। ऑयल जैपर एक तरीके का बैक्टीरिया है जो ऑयल को खाता है, तो जब बैक्टीरिया ये वाला छोड़ देते हैं पानी में तो ये ऑयल को वहां से कंज्यूम कर लेता है। इसी तरीके से ऑलिवोरस एस है, ये ऑयल जैपर की तरह ही है, लेकिन ये ज्यादा इफेक्टिवली ऑयल के अगेंस्ट काम करता है जब ऑयल के अंदर सल्फर कंटेंट ज्यादा होता है। इन द सेम मैनर जेनेटिक इंजीनियरिंग से हम ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं जो कि नेचुरल तरीके से ऑयल को खत्म कर सकते हैं इफ इट इज बीइंग स्पिल्ड ऑन द वाटर। फिर फ्लोटिंग बूम्स होते हैं जो कि एक तरीके से टेम्पररी फ्लोटिंग बैरियर्स होते हैं, ताकि जो मैरीन स्पिल हुआ है, ऑयल मतलब फैला है, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके, वो ज्यादा वास्ट एरिया में ना फैले। फिर सॉर्बेंट यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रॉ वॉल्केनिक ऐश हो गया, इसको अगर फैला देंगे तो ये एब्जॉर्ब कर लेगी ऑयल को, है ना, मतलब एक जगह उसको कलेक्ट कर देगी ताकि वो फैले नहीं परत की तरह पानी के ऊपर। बूम्स एंड स्किमर्स होते हैं। बूम्स फिजिकल बैरियर होते हैं जो ऑयल के स्प्रेड को थोड़ा स्लो डाउन कर देते हैं और एक ही जगह पे उसको सीमित रखते हैं। स्कीमर्स होते हैं एक तरीके के बोट्स, और
उन बोर्ड से हम लोग ऑयल को रिमूव करते हैं। कुछ लॉज एंड कन्वेंशन है जो कि ऑयल स्पिल को टैकल करती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे वी हैव द मार्पल कन्वेंशन, देन इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर ऑयल पोल्यूशन डैमेज 1992, ऑयल पोल्यूशन प्रिपेयर्डनेस रिस्पांस एंड कोऑपरेशन 1990, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल लाइबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पोल्यूशन डैमेज 2001 जो कि इंडिया ने रेटिफाई कर दी थी 2015 में। नेशनल लेवल पे हमारे पास नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है। लैंडस्लाइड की बात करेंगे, यूनियन मिनिस्टर के द्वारा नेशनल लैंडस्लाइड फोरकास्टिंग सेंटर कोलकाता के अंदर खोला गया है। ये सेंटर में हम लोग लैंडस्लाइड हैजर्ड मिटिगेशन इंडिया में करने की कोशिश करेंगे। मतलब अगर लैंडस्लाइड की वजह से नुकसान होता है उसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और अर्ली वार्निंग कैसे जारी कर सकते हैं उन स्टेट्स में जहां लैंडस्लाइड जो है वो होने का चांस रहेगा। रीजनल लैंडस्लाइड अर्ली वार्निंग सिस्टम 2030 तक हर एक जगह पे लगा दिया जाएगा ताकि लैंडस्लाइड की पहले से वार्निंग दी जा सके। कुछ और इनिशिएटिव लिए गए हैं जैसे कि आपका भूस्केत वेब पोर्टल है जहां पे मीडियम रेंज लैंडस्लाइड की फोरकास्टिंग ऑलरेडी कर दी जाती है। फिर भूस्खलन की मोबाइल ऐप है, अगर लैंडस्लाइड फोरकास्ट मतलब वहां पे लैंडस्लाइड अगर होता है किसी एरिया में फ्रीक्वेंट होता है तो वहां पे डेली बेसिस पे लैंडस्लाइड का फोरकास्ट जो है उसकी सूचना वो दी जाती है मोबाइल के थ्रू। लैंडस्लाइड क्या होते हैं, देखिए एक तरीके का ना मास वेस्टिंग का प्रोसेस है। अब ये मास वेस्टिंग क्या होता है, मान के चलिए बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ का कुछ हिस्सा खिसकते खिसकते नीचे आता है धरती की तरफ, राइट, उसी को लैंडस्लाइड बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं ड्यूरिंग द मानसून। तो मतलब एक परत खिसकने लग जाती है और वो एकदम से चंक ऑफ द लैंड जो है वो नीचे गिर जाता है और उसके नीचे फिर जो भी आएगा वो दफन हो जाएगा, दब जाएगा। पर ये हुआ क्यों, मतलब वो नीचे की तरफ खिसका क्यों, इट इज ऑल ड्यू टू द ग्रेविटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मास वेस्टिंग है और लैंडस्लाइड उसी का एक टाइप है, ये होती है हमेशा धरती की ग्रेविटी के कारण। तो इसमें एक रैपिड मास ऑफ रॉक डेब्रीज या फिर अर्थ का जो मास है वो मूव करता है और स्लोप से नीचे की तरफ धड़ल्ले से आकर गिर जाता है। रीसेंट लैंडस्लाइड है आपका वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में हुआ वाला। और देखिए लैंडस्लाइड हजार्ड जो एरिया होते हैं वो हमारे इंडिया में लगभग 12.6% तक स्प्रेड हो रखे हैं। इसमें बर्फ से कवर एरिया नहीं आते हैं। हिमालयस और वेस्टर्न घाट पर्टिकुलरली बहुत ससेप्टेबल है जहां पे लैंडस्लाइड होता है, खास करके जब बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाता है। तो रेनफॉल के कारण क्या होता है, जो स्लोप है पहाड़ की अगर उसने मिट्टी को होल्ड कर रखा है, जैसे ही बारिश होगी ना वो मिट्टी गीली हो जाएगी तो जो पहाड़ है ना वो उस मिट्टी को इंटैक्ट करके रख नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो मिट्टी धड़ल्ले से नीचे गिरेगी ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कॉजेज क्या है लैंडस्लाइड के, नेचुरल भी हो सकते हैं, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकते हैं। नेचुरल में हैवी रेनफॉल हो गया और अगर हमने स्लोप पे पेड़ लगे हुए थे उन पेड़ों को काट दिया तो मिट्टी कमजोर हो जाएगी। फिर अर्थक्वेक हो गया। और एंथ्रोपोजेनिक में क्या होगा कि हम किसी स्लोपी एरिया में ज्यादा कैटल्स को लेके वहां पे ग्रेजिंग करवा रहे हैं तो घास फूस अगर वहां से निकल जाएगा तो मिट्टी कमजोर हो जाएगी, वेजिटेशन वहां खत्म हो रही है, टेरेन को कट कर दिया जाता है, एक्सेसिव अगर वहां पे डेवलपमेंट कर दिया तो वहां के पेड़ पौधे काट दिए। कौन से इनिशिएटिव लैंडस्लाइड रिडक्शन के लिए लिए गए हैं, नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी 2019 में बनाई गई थी जहां पे लैंडस्लाइड हैजर्ड की जो एरिया है उनका मैप तैयार किया जाता है। फिर नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग प्रोग्राम में जो लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं उनको मैप करके रखा जाता है। लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है जहां पे भी लैंडस्लाइड को रोकने वाले प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। और इसरो के द्वारा लैंडस्लाइड का एक्टलिस्ट बनाया गया है। एटलस माने वहां पे सारे एरियाज मार्क है जहां पे जिस इंटेंसिटी का लैंडस्लाइड होता है। वेदर फोरकास्टिंग की बात करेंगे, लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट जो है ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक तरीके से फोरकास्ट है जो इंडिया के अंदर जारी किया गया है। तो ग्राम पंचायत लेवल पे वेदर की फोरकास्टिंग जो है वो इसके अंतर्गत की जाती है। इसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत लेवल वेदर कास्टिंग जो आपका वेदर फोरकास्टिंग इनिशिएटिव है इसको ज्वाइंटली पंचायती राज मिनिस्ट्री ने, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने जारी किया है। इसमें 2.5 लाख के आसपास जो पंचायत है वहां पे लोकल लेवल पे कैसा वेदर रहने वाला है उसकी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द टेम्परेचर, विंड स्पीड, क्लाउड कवर, रेनफॉल। फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म है जैसे ई ग्राम स्वराज हो गया, ग्राम मानचित्र, मेरी पंचायत। यहाँ पे 5 दिन का और हर घंटे का वेदर फॉरकास्ट इन एप्लीकेशन पे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जारी किया जाएगा। एसएमएस अलर्ट भी दिया जाएगा पंचायत रिप्रेजेंटेटिव को, जैसे अगर साइक्लोन या हैवी रेनफॉल आने वाला है तो जिनके पास नहीं है ऐसे ऐप मोबाइल्स जिसमें वो ऐप के थ्रू इंफॉर्मेशन अटेन कर सके तो उनको सीधा मैसेज आएगा कि ऐसा साइक्लोन वगैरह आने वाला है ना। कुछ और इनिशिएटिव में हमारे पास विंड्स है, विंड्स माने वेदर इंफॉर्मेशन नेटवर्क एंड डाटा सिस्टम। फिर एग्रो एडवाइजरी सर्विस है, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा है जहां पे ग्रामीण लेवल पे मौसम की जानकारी दी जाती है। इंडियाज लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्टिंग कैपेबिलिटीज की अगर बात करें तो आईएमडी जो है वो वेदर का जो
फोरकास्ट है आज के टाइम पे 12x12 किलोमीटर के एरिया का देता है, बहुत एक्यूरेसी के साथ, मतलब बहुत स्मॉल एरिया का भी एक्यूरेसी के साथ वेदर फोरकास्ट दिया जाता है। आईएमडी जो है वो अब 3x3 किलोमीटर के ग्रिड कवर करके उतने एरिया का भी देने की कोशिश कर रहा है वेदर फोरकास्ट, और हाइपर लोकल लेवल का भी फोरकास्ट देने की कोशिश कर रहा है। मतलब अगर आप किसी रीजन में रहते हैं, किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में रहते हैं, तो उस कॉलोनी का एक अलग से फोरकास्ट जारी किया जाएगा बाय कवरिंग द 1x1 किलोमीटर एरिया। रिलेटेड न्यूज में हमारे पास है कॉज इट फ्लोज, मतलब कम्युनिटी सोर्स्ड इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्ट एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। ये एक न्यू सिस्टम है जिसमें हाइपर लोकल डाटा कवर किया जाता है, उस लोकल डाटा को स्टोर करके आने वाले फ्लड की जानकारी जो है वो रिलीज की जाती है। और केरला का आपका चालाकुडी रिवर बेसिन है और पेरियार रिवर बेसिन है, इसको वहां लॉन्च किया गया है ताकि वहां पे फ्लड का प्रॉपर तरीके से पता लगाया जा सके, प्रोजेक्शन की जा सके। हाइपर लोकल वेदर फोरकास्टिंग स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मेट्रोलॉजी होता है जिसमें वेदर कंडीशन को एक्सट्रीमली लोकलाइज्ड एरिया पे पिन पॉइंट करके निकाला जाता है। कॉजेट फ्लो एक प्रोजेक्ट है जो इक्विनॉक्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। इक्विनॉक्ट कोची के बेस कम्युनिटी सोर्स मॉडलिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर के द्वारा दिया गया है। ये यूनिसेफ के क्लाइमेट टेक कोहॉर्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज भी किया गया है क्योंकि इसने काफी अच्छा काम किया है। मतलब गवर्नमेंट के डाटा में जो भी गैप्स होते थे फोरकास्ट डाटा में, ये उस गैप्स को भी एड्रेस कर रहा है। इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन भी बहुत हाई है और नेचुरल डिजास्टर को इसमें फाइट भी किया जा रहा है। विच इज द नेचुरल डिजास्टर, यहाँ पे फ्लड वाला नेचुरल डिजास्टर। फिर डाटा हो गया रेनफॉल के ऊपर, रिवर्स के ऊपर, ग्राउंड वाटर लेवल के ऊपर, ये सब जो कलेक्ट किया जाता है इसमें स्टूडेंट्स, वुमेन, यूथ, ये सब मिलकर काम करते हैं। बात करेंगे ड्राउट अर्ली वार्निंग सिस्टम के बारे में। 30% इंडिया का जो लैंड एरिया है वहां पे डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ड्राउट सितंबर 2023 में आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे कि 1901 के बाद से अगस्त 2023 जो है वो ड्राइएस्ट अगस्त का महीना पाया गया। फिर स्टैंडर्डाइज्ड सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स के हिसाब से बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिफरेंट अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स जहां पे वाटर की स्कैरसिटी बहुत एक्सट्रीम थी। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट? छत्तीसगढ़, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। फिर स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स जो है वो उसमें बताया गया किस तरीके से रेनफॉल डेफिसिट जो है वो कंट्री में बढ़ रहा है। देखिए सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स हमें बताता है कि सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है। अगर ये बहुत कम है सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि लोकल एरिया में शायद पानी इतना सफिशिएंट नहीं है कि मिट्टी गीली रह पाए, मॉइस्चर अटेन कर पाए, तो हम कहते हैं कि वहां पे वाटर स्कैरसिटी है। इसी तरीके से स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स ये मापता है कि किसी रीजन में जिस तरीके का प्रेसिपिटेशन हुआ करता था क्या उसी स्टैंडर्ड के हिसाब से हो रहा है या उस थ्रेशोल्ड से कम या ज्यादा हुआ है। ड्राउट अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो इंडिया का सबसे पहला रियल टाइम ड्राउट मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसको आईआईटी गांधीनगर की वाटर और क्लाइमेट लैब जो है वो रन करती है। इसमें रीजनल और नेशनल पार्टनर जो है वो ड्राउट से रिलेटेड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। क्लाइमेट और वाटर सप्लाई का जो भी ट्रेंड है उसको आइडेंटिफाई करके देखा जाता है कि ड्राउट हो सकता है, कितनी सिवियरिटी का हो सकता है। मेथोडोलॉजी में हम लोग स्टैंडर्डाइज सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स और स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन जो इंडेक्स है उसको स्टडी करते हैं। तो सॉइल मॉइस्चर का जो ड्राउट है वो हम मापते हैं सॉइल मॉइस्चर इंडेक्स से, जिससे हमें पता लगता है मिट्टी कितनी गीली है और क्या सफिशिएंट वाटर है मिट्टी के अंदर दैट इट इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द प्लांट्स आल्सो फॉर देयर ग्रोथ। एसपीआई जो है ये आपका स्टैंडर्डाइज प्रेसिपिटेशन इंडेक्स है जिसमें रेनफॉल डाटा के बारे में आइडेंटिफिकेशन लगाया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है और फिर उस हिसाब से अगर रेनफॉल सफिशिएंट नहीं हुआ तो मेट्रोलॉजिकल ड्राउट डिक्लेयर किया जाता है। डीईडब्ल्यूएस के कंपोनेंट क्या है? सबसे पहले तो एरिया को मेजर करना, ऑब्जर्व करना, फिर प्रिडिक्शन करना, फिर प्लानिंग करना अगर डाउट होने वाला है, कम्युनिकेशन करना, लोगों को बताना और फिर उसके ऊपर रिसर्च करना। अब बात करते हैं पोलर कपल्ड एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन फॉर सर्विसेज के बारे में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी किया है ताकि आर्कटिक और एंटार्क्टिक में भी वेदर फोरकास्टिंग इंप्रूव की जा सके। तो पी कैप क्या है? इसमें हम लोग वेदर, वाटर, आइस और क्लाइमेट की जो इन्फॉर्मेशन है अबाउट द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक उसको इंक्रीज और इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम और इफेक्टिव बनाया जा सकेगा और डब्ल्यूएमओ के वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम का ही ये हिस्सा है। वर्ल्ड वेदर रिसर्च प्रोग्राम में अर्थ सिस्टम का जो आपका वेदर है उसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश की जाती है ताकि क्लाइमेट चेंज का भी उस पर अल्टीमेटली इम्पैक्ट समझा जा सके। और अगर हम अच्छे से हमारे वेदर को आर्कटिक और एंटार्क्टिक में भी समझ पाएंगे तो वार्निंग प्रोसेस थोड़ा और इंप्रूव होगा। एक्सट्रीम वेदर इम्पैक्ट जो है उनको हम थोड़ा कंट्रोल कर पाएंगे। कुछ अदर डिजास्टर रिलेटेड न्यूज में बात करेंगे पैरामेट्रिक इंश्योरेंस की। नागालैंड ऐसा पहला इंडियन स्टेट बना है जहां पे डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया है। इसके लिए इन्होंने एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस क्या होता है? देखिए जब भी इंश्योरेंस होता है तो मान के चलिए अर्थक्वेक के लिए किसी ने इंश्योरेंस दिया, जब अर्थक्वेक आया उसके बाद जितना डैमेज हुआ उस डैमेज को असेस करके फिर इंश्योरेंस का पैसा आपको दिया जाता है। लेकिन पैरामेट्रिक इंश्योरेंस का मतलब क्या है कि आप देखते नहीं हो कि इवेंट हो गया उसके बाद कितना आपका नुकसान हुआ उसके हिसाब से पैसा देते हो। आप पहले ही प्रोबेबिलिटी या अंदाजा लगा के रखते हो कि अगर लॉस कॉजिंग इवेंट होता है
तो उसकी वजह से कितना नुकसान हो सकता है और फिर कितना पैसा आपको मिलना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इमीडिएटली पहले ही असेसमेंट हो रखा होता है कि अगर ऐसा कुछ आया, तूफान वगैरह या फिर कोई भी डिजास्टर आया, तो कितना नुकसान होगा, पहले ही उसका अंदाजा होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, तो पैसा तुरंत रिलीज हो जाता है। तो लॉस होने के बाद पैसा कॉम्पेंसेशन में नहीं दिया जाता कैलकुलेट करके, पहले से ही उसका अंदाजा लगा के रखा जाता है। इट इज अ काइंड ऑफ अग्रीमेंट जहां पे प्री स्पेसिफाइड पेमेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, जो पहले ही आपको मतलब पेमेंट का अमाउंट पता रहेगा और फिर वो आपको तब मिलेगा अगर डिजास्टर हो जाता है। अब इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स जो है वो कवर किए जाते हैं, जैसे कौन कौन से इवेंट कवर किए जाते हैं, जैसे अर्थक्वेक हो गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन हो गया, फ्लड्स हो गया। पैरामीटर कौन सा होता है इसमें, जैसे देखा जाएगा नागालैंड का एरिया है तो वहां पे क्या पैरामीटर से अंदाजा लगाया जाएगा कि हाँ जी आपको इतना अमाउंट मिलेगा अगर इस तरीके का इवेंट होता है। तो अर्थक्वेक का पहले मैग्नीट्यूड स्टडी किया जाएगा कि अगर नागालैंड में अर्थक्वेक आता है इस एरिया में तो कितने मैग्नीट्यूड तक का आ सकता है और कितना डिजास्टर करेगा। जब पहले से मैग्नीट्यूड का प्रिडिक्शन करके हम लोग अंदाजा लगा लेंगे तो फिर डैमेज का असेसमेंट करके पहले ही पैसा डिक्लेयर कर देंगे कि हाँ जी अगर ये हुआ इतने मैग्नीट्यूड का ये सब तो इतना पैसा आपको मिलेगा। ठीक है। इन द सेम मैनर विंड स्पीड, वाटर की डेप्थ, ये सारी चीजें पैरामीटर के तौर पे वर्क करती हैं। रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो की बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसकी गाइडलाइन जारी की गई है। देखिए ये विंडो क्या है, ओरिजिनली ना नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के द्वारा के लिए कुछ गाइडलाइन जो है वो जारी की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 2022 में, और ये 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे जारी की गई थी। अब इसमें क्या है कि जो भी फंडिंग जब डिजास्टर होता है, नेचुरल डिजास्टर, जो भी फंडिंग स्टेट को रिलीज की जाती है, कई बार वो लेट रिलीज की जाती है, टाइमली नहीं रिलीज की जाती। तो ये जो आपकी फंडिंग विंडो है ना, इसके ऊपर काम किया जा रहा है ताकि स्टेट्स को तुरंत डिजास्टर होने के बाद पैसा रिलीज करके दिया जा सके। तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है ये फंड देते हैं रिस्पॉन्स और रिलीफ के लिए, रिकवरी के लिए, प्रिपेयरनेस के लिए अगर डिजास्टर होता है। और ये जो विंडो है ये असिस्ट करती है स्टेट को कि उनको एडिशनल फंड भी दिया जा सकता है जब तक कि स्टेट अपनी कॉपिंग कैपेसिटी नहीं बिल्डअप कर लेती डिजास्टर को हैंडल करने को लेकर। तो रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग का जो विंडो है, आप ऐसे समझिए ये वो विंडो है जिसमें स्टेट को फंडिंग प्रोवाइड की जाती है ड्यूरिंग द डिजास्टर, और वो तब तक की जाती है जब तक स्टेट खुद से कैपेबल नहीं हो जाती। और इस विंडो का टाइम पीरियड जो है उसको और ज्यादा रिड्यूस करने की कोशिश भी की जा रही है। इसमें स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो इसको इंप्लीमेंट कर रही है। कौन कौन से कैलेमिटीज कवर किए जाएंगे, साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, फायर, ये सब अगर आता है तो ये विंडो जो है ये टेक केयर करेगी। हाउसिंग, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इस विंडो का जो पैसा होगा उसको यूज किया जा सकता है। फ्लड वॉच इंडिया की बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसका सेकंड वर्जन लॉन्च किया है। एक मोबाइल एप्लीकेशन है जहां पे मॉनिटरिंग स्टेशन जो है फ्लड के वो लगाए गए हैं और आपको इन्फॉर्मेशन उसका मिलेगा कि वहां से फ्लड आने का चांस जो है वो कितना है, और मेजर रिजर्वॉयर जो है ये उनको कवर करता है। फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन सेंट्रल वाटर कमीशन ने जो है डेवलप की है। ये एक मोबाइल फोन के थ्रू यूज करके आपको इन्फॉर्मेशन डिसेमिनेट करेगी अबाउट द फ्लड सिचुएशन ऑफ द कंट्री, और 7 दिन में अगले 7 दिन में फ्लड के आने का कितना चांस है उसकी रियल टाइम इन्फॉर्मेशन भी पब्लिक को प्रोवाइड करेगी। इससे मतलब ये आइडेंटिफिकेशन जो है ये सब ये किससे करेगी, सैटेलाइट के डाटा को एनालाइज करते हुए करेगी, रियल टाइम भी मॉनिटरिंग करेगी। EW फॉर ऑल की बात करेंगे, आईएमडी के चीफ ने कहा है कि इंडिया जो है वो नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस को मदद कर रहा है ताकि वो अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप कर सके। और ये इंडिया अर्ली वार्निंग फॉर ऑल इनिशिएटिव के चलते उनकी मदद कर रहा है। ये इनिशिएटिव यूनाइटेड नेशन ने 2022 में लॉन्च किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, अर्ली वार्निंग का मतलब किसी भी तरीके का अगर हैजर्डस कंडीशन आ रहा है, चाहे हैजर्डस वेदर है, चाहे वाटर और क्लाइमेट इवेंट होने वाला है, तो उसका पहले से अर्ली वार्निंग जारी कर दिया जाता है। और ये किया जा रहा है कि हर एक कंट्री के पास अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो 2027 के एंड तक होना चाहिए। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है वो इसमें पार्टिसिपेंट है जो इसके लिए रोल प्ले कर रहे हैं। और 4 पिलर्स हैं इसके। सबसे पहले डिजास्टर रिस्क की नॉलेज होना जरूरी है, डिटेक्शन ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है, फिर वार्निंग के बारे में उसमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और रिस्पॉन्स के बारे में भी डाटा होना चाहिए। एक्सरसाइज एकिया की बात करेंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सदर्न कमांड जो इंडियन आर्मी की, उन्होंने एक्सरसाइज एकिया को चेन्नई तमिलनाडु में होस्ट किया है, कंडक्ट किया। ये डिजास्टर प्रिपेयरनेस की एक्सरसाइज होती है जिसमें देखा जाता है कि अगर डिजास्टर होता है तो किस तरीके से एक्सपर्ट्स उस टाइम पे काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन इन न्यूज में बात करेंगे, कॉलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की, इसकी 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया में है। इसका ओरिजिन हुआ था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट 2019 में, इंडिया ने ही इसको ओरिजिनेट किया था। 40 कंट्रीज और 7 ऑर्गेनाइजेशन इसके मेंबर हैं। इसके अलावा बहुत सारे नेशंस, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक और प्राइवेट सेक्टर भी पार्टिसिपेंट हैं। ये दरअसल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम को रिजिलियंट बनाता है, यानी कि उसको क्लाइमेट से कोप अप करने के लिए प्रिपेयर करता है। ग्लोबल मैकेनिज्म है जिसमें फंडिंग भी दी जाती है इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज। इनिशिएटिव कौन कौन से हैं इनके, सबसे पहले आयरिस इनिशिएटिव जो स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए, जिसको हम सेपरेटली पहले देख चुके हैं। DRI कनेक्ट प्लेटफॉर्म जिसमें नॉलेज शेयर किया जाता है डिफरेंट स्टेट्स के द्वारा कि कैसे वो डिजास्टर के लिए रिस्पॉन्स प्रिपेयर कर रहे हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर सालाना करवाई जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर
रेजिलियंस एक्सेलरेटर फंड जो है वो यूएनडीपी के द्वारा इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इसकी रिपोर्ट ध्यान रखेंगे, ये ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस रिपोर्ट जो है वो भी निकालता है। बात करेंगे ज्योग्राफी की, जिसमें सबसे पहले एल नीनो और ला नीना की बात करेंगे। देखिए एल नीनो और ला नीना के ऊपर ना आपको चैनल में क्विक बिट्स की प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो जो है वो ऑलरेडी मिल जाएगा, जिसमें बहुत डिटेल से हमने इन दोनों फिनोमिना को कवर किया है। अब न्यूज देखते हैं क्या है। नेशनल ओशन एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक यूएस की बॉडी है, उन्होंने अनाउंस किया कि एल नीनो की जो कंडीशन है वो मिड 2023 तक प्रिवेल कर रही थी, लेकिन अब वो खत्म हो चुकी है और अब आ चुका है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का न्यूट्रल फेज। तो देखिए एल नीनो के ना 3 फेज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फेज, एक होता है नेगेटिव फेज, एक होता है न्यूट्रल फेज। तो अब इसका न्यूट्रल फेज आ चुका है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन है क्या? सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में टेम्परेचर जब चेंज होता है उसी से ये फिनोमिना क्रिएट होता है। 2 से 7 साल में ही आता है। अगर तो वार्म फेज है तो हम बोलेंगे एल नीनो है, मतलब अगर वो टेम्परेचर जो है इस एरिया का, सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन का, अगर वो टेम्परेचर बढ़ चुका है तो बोलेंगे वार्म फेज है, विच मीन्स एल नीनो। अगर कोल्ड फेज है तो यहाँ का टेम्परेचर कम हो चुका है तो बोलेंगे ला नीना है। ठीक है, ये दोनों ना एक्सट्रीम फेजेस हैं। अगर ये दोनों एक्सट्रीम नहीं हो रहे तो थर्ड फेज आता है, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल। न्यूट्रल फेज में जो आपका टेम्परेचर होता है वो वैसे ही रहता है जैसे एवरेज में होना चाहिए। एल नीनो को हम लोग क्राइस्ट चाइल्ड भी कहते हैं। बस यहाँ से समझिए ये आपका नॉर्मल ईयर है, ये आपका एल नीनो ईयर है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का यहाँ पे है पेरू चिली का कंट्री, पेरू चिली कंट्री है यहाँ पे इस तरफ में। तो ये जो पेरू के पास का इलाका है, इसको पेरू के आसपास जो आपका पैसिफिक ओशन है वो हो गया आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। ठीक है, और इस तरफ में ऑस्ट्रेलिया की साइड हो गया वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो नॉर्मल ईयर में क्या होता है, जैसे आपकी विंड्स फ्लो करती हैं जिसको बोलते हैं ट्रेड विंड्स, ट्रेड विंड्स इस तरीके से फ्लो करती हैं। तो यहाँ पे अगर पानी गर्म हो रहा है, मतलब ओशन का टेम्परेचर, अगर ऊपर वाले ओशन का सरफेस का टेम्परेचर अगर गर्म हो रहा है, तो जैसे आपकी ट्रेड विंड चलेंगी ना, वो विंड क्या करेंगी, इस गर्म पानी को मतलब पेरू के कोस्ट से खिसका कर ले जाएंगी कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड में। तो ईस्टर्न पैसिफिक से वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ आपका पानी का मूवमेंट जो है वो बरकरार रहता है। गर्म पानी कभी भी आपका कहाँ जमा नहीं होता, पेरू के पास जमा नहीं होता, या कह लीजिए ईस्टर्न पैसिफिक में कभी जमा नहीं होता। तो ये फ्लो रेगुलरली चलता रहता है, ये नॉर्मल फेज है। तो अब गर्म पानी जब यहाँ गया ऑस्ट्रेलिया के पास, तो यहाँ पे गर्म पानी है तो लो प्रेशर क्रिएट करेगा, लो प्रेशर होगा तो यहाँ पे हवाएं ऊपर उठेंगी और यहाँ बारिश करेंगी। तो हमेशा वेस्टर्न पैसिफिक में बारिश होती है ड्यूरिंग द नॉर्मल ईयर, जब नॉर्मल साल चल रहा है। और साउथ अमेरिका में क्योंकि हमने देखा गर्म पानी खिसक के चला गया है उसके कोस्ट से, तो नीचे से ठंडा पानी आएगा। तो यहाँ पे ठंडा पानी पेरू के इलाके में या ईस्टर्न पैसिफिक में हमेशा बना रहता है, और जो ठंडा पानी यहाँ पे बना रहता है ना, तो नीचे से बहुत सारे न्यूट्रिएंट लेके आता है। तो यहाँ पे फिशिंग बहुत अच्छे से होती है क्योंकि फिशेस को यहाँ न्यूट्रिएंट मिलते हैं। तो एक तरीके से पेरू के इलाके में या फिर ईस्टर्न पैसिफिक में बारिश नहीं होती है क्योंकि यहाँ ठंडा पानी रहता है मैक्सिमम टाइम। दिस इज द नॉर्मल ईयर। अब एल नीनो के पीरियड में क्या होगा, एल नीनो पीरियड में जो आपकी ट्रेड विंड यानी ईस्टर्ली विंड इस तरीके से चल रही थी, जो पानी को खिसका के वहां ले जा रही थी वेस्टर्न पैसिफिक की तरफ, वो वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती हैं। तो अल्टीमेटली जो आपका गर्म पानी इस तरीके से इधर खिसक के चला जाता था टुवर्ड द वेस्टर्न पैसिफिक, अब वो खिसक के वहां पाइलअप नहीं होता, वो वहीं पे फैलने लग जाता है, मतलब वो रिवर्स बैक करके यहीं पे पेरू वाले इलाके में या कह लीजिए ईस्टर्न पैसिफिक में आके जमा होने लग जाता है। जब वो यहाँ ईस्टर्न पैसिफिक में जमा होगा तो इट मीन्स कि पेरू के आसपास के इलाके को वो गर्म करेगा, क्योंकि गर्म पानी यहीं रुक गया, तो नीचे से ठंडा पानी आ नहीं पाएगा। अब नीचे से अगर ठंडा पानी नहीं आएगा और पेरू के आसपास आ गया यहाँ पे गर्म पानी, तो गर्म पानी यहाँ क्रिएट करेगा लो प्रेशर। तो यहाँ पे लो प्रेशर की वजह से पेरू चिली के इलाके में होगी बारिश, जो अल्टीमेटली नहीं होती थी ड्यूरिंग द नॉर्मल पीरियड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया वाली साइड या वेस्टर्न पैसिफिक वाली साइड, क्योंकि यहाँ सफिशिएंट गर्म पानी नहीं पहुंचा, तो यहाँ लो प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, तो यहाँ बारिश नहीं होगी, यहाँ कंडीशन क्रिएट हो जाएगी ड्राउट की। इसी को बोलते हैं एल नीनो ईयर, जो नॉर्मल ईयर का जो साइकिल है उसको डिसरप्ट कर देता है। इसी को फिर हम एल नीनो ईयर के नाम से संबोधित करते हैं। और ये जो पूरा साइकिल चलता है ना कि लो प्रेशर का पानी ऊपर की तरफ उठेगा, मतलब यहाँ गर्म पानी पाइलअप होगा, यहाँ ठंडा पानी जमा होने लग जाएगा, सिचुएशन डिफर कर जाएगी, ये पूरा जो साइकिल ऐसे घूम के आ रहा है, इसी को हम वॉकर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉकर सेल। तो एल नीनो का फिनोमिना यही है, जब नॉर्मल कंडीशन आपकी डिसरप्ट हो जाती है। तो इसको क्राइस्ट चाइल्ड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब पेरू का इलाका जहां पे जनरली कभी बारिश नहीं होती थी, वहां पे जब बारिश होती है 2 से 7 साल बाद, जब एल नीनो आता है, तो कहा जाता है कि क्राइस्ट के बच्चे का या फिर क्राइस्ट का एक तरीके से कृपा हुआ है जहां पे, इसलिए यहाँ पे बारिश जो है वो हुई है इतने सालों बाद। तो एल नीनो एक क्लाइमेट पैटर्न एसोसिएटेड फिनोमिना है, जहां पे ओशन सरफेस टेम्परेचर जो होता है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन का और सेंट्रल का भी, यहाँ पे सेंट्रल लगा दीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो जाता है ओशन के सरफेस का, जो पहले जनरली नहीं होता था, जिसकी वजह से आपका जो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया
ऑस्ट्रेलिया का एरिया है ये वाला, यहाँ पे ड्राउट या सूखा पड़ने लग जाता है और साउथ अमेरिका के कोस्टल एरियाज में बारिश होने लग जाती है। और एक इम्पैक्ट इसका इंडिया में भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास ड्राउट है तो इंडिया के पास भी यहाँ पे, क्योंकि इंडिया बिल्कुल क्लोज है, इंडिया में भी रेनफॉल आपका डिले होता है, इंडिया में भी ड्राउट जैसी कंडीशन आती है, इंडिया का मानसून थोड़ा सा दब जाता है, बारिश अच्छे से नहीं होती है ड्यूरिंग द एल नीनो फेज। अब इंडियन ओशियन और इंडियन डायपोल के साथ इसका क्या कनेक्शन है एल नीनो का, ये आपको वही क्विक बिट्स वाले वीडियो में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को पूरा जाके देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। लानीना की बात करेंगे। लानीना लिटिल गर्ल के फिनोमिना को कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन था, जो कि पेरू वाले इलाके का था, जैसे नॉर्मल ईयर में हमने देखा था ना, ईस्टर्न पैसिफिक में ठंडा पानी रहता है और वहां बारिश नहीं होती, ला नीना का केस वही है कि ईस्टर्न पैसिफिक जो है वो ठंडा रहेगा, वहां बारिश नहीं होगी और ऑस्ट्रेलिया वाले में बारिश होगी। लेकिन एक डिफरेंट मतलब एक चीज से ये डिफर करता है नॉर्मल ईयर से, कि जो ठंडा पानी यहाँ जमा होगा ना साउथ अमेरिका की कोस्ट में, वो बहुत ज्यादा ठंडा होगा, और जो ऑस्ट्रेलिया के पास गर्म पानी कलेक्ट होगा, लो प्रेशर जो डिवेल्प होगा, वो बहुत ज्यादा इंटेंस होगा। तो अल्टीमेटली नॉर्मल ईयर में जो बारिश होती थी ना ऑस्ट्रेलिया के पास, वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो जाएगी, कई बार फ्लड भी ले आएगी, और साउथ अमेरिका में बहुत कम बारिश होगी, वहां पे सूखा क्रिएट कर देगी। तो जब इंटेंसिफाई हो जाती है ना नॉर्मल ईयर की सिचुएशन, उसी को लानीना कहते हैं, जिसमें आपका सेंट्रल और ईस्टर्न सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक का जो पानी है ना, वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। ये एल नीनो से ऑपोजिट होता है, क्योंकि मैंने आपको बोला ये बहुत ज्यादा अबव द एवरेज रेनफॉल लेके आता है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पास ही है इंडिया, तो इंडिया के मानसून उस टाइम पे स्ट्रांग हो जाते हैं, और ये जो आपका साउथ अमेरिका का कोस्ट है वहां पे बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है लानीना जो है। नॉर्वेस्टर्स की बात करेंगे। इंडिया जो है अपना फर्स्ट रिसर्च टेस्ट बेड जो है वो डेवलप कर रहा है ताकि नॉर्वेस्टर को स्टडी किया जा सके। दरअसल नॉर्वेस्टर एक तरीके के ना थंडर स्टॉर्म होते हैं, तूफान कह लीजिए, जो कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री में ज्यादा स्प्रेड होते हैं, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड को ये कवर करते हैं। इसका अगर कंट्रोल सेंटर देखें तो चांद वाली ओडिशा के भद्रक डिस्ट्रिक्ट में भुवनेश्वर के पास बनाया जा रहा है। इसमें इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे और नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग दिल्ली जो है वो इन्वॉल्व है। नॉर्वेस्टर क्या है? लोकल विंड्स हैं जो कि थंडरस्टॉर्म या तूफान लेके आती है। थंडरस्टॉर्म का मतलब कि बिजली गरजेगी फिर आपकी बरसेगी, है ना, ये बिजली गर्जने के फिनोमिना के साथ बारिश होती है इसके अंतर्गत। तो इसमें ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है इंडिया का, वो गर्मी के टाइम पे इफेक्ट होता है, यानी गर्मी के टाइम पे आपकी ऐसी थंडरस्टॉर्म की जो वेव्स है ना, वो नॉर्वेस्टर्स के फॉर्म में इंडिया में देखने को मिलती हैं। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। बंगाल में इनको काल बैसाखी कहते हैं, असम में बारदोली चीरा कहते हैं। ये टर्म्स आपने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में पढ़ी भी होंगी। इन्फ्लुएंस क्या होता है इनका? देखिए, बहुत डिस्ट्रक्टिव तरीके के टॉर्नेडो होते हैं, क्योंकि बहुत तेज तूफान आता है तो कई बार पेड़ वगैरह उखड़ जाते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है। लेकिन ये आपकी प्री खरीफ की जो क्रॉप है, जैसे जूट, पैडी, वेजिटेबल, फ्रूट, उनको डेफिनेटली मदद करते हैं ग्रो होने में। क्योंकि क्या होता है कि ये समर के टाइम में होते हैं, समर में बहुत गर्मी पड़ रही होती है, ये मान के चलिए बहुत स्ट्रॉन्ग लोकल विंड चल रही होती है ना, जो बर्दाश्त नहीं होती, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है उस टाइम पे डेवलप, तो जो फसलें होती है वो डैमेज होने लग जाती हैं। लेकिन क्योंकि आपके जब थंडरस्टॉर्म आते हैं तो थोड़ा बारिश लेके आते हैं, तो राहत लेके आते हैं, तो एक तरीके से ये प्री खरीफ की जो क्रॉप है ना, उनके लिए राहत लेके आते हैं, टेम्परेचर को सडनली वहां पे ड्रॉप कर देते हैं बारिश करके। कुछ और लोकल विंड और उनके सोशल इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस को समझते हैं। सबसे पहले लू है, एक हॉट और ड्राई विंड जो कि आपकी नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया में मई और जून के महीने में चलती है, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह चलती है, उत्तर प्रदेश वाली साइड, ये आपकी लू कहलाती है। ये जो डिवेल्प होती है, ये इसलिए होती है क्योंकि मानसून का लो प्रेशर सिस्टम जो है नॉर्दर्न इंडिया में उस टाइम पे डेवलप हो रहा होता है, और जब ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है, बहुत इंटेंस लो प्रेशर हो जाता है, तब आपका मानसून जो है वो हिट करता है इन द नॉर्दर्न इंडिया। इससे क्या होता है, आपका जो शेफ है वो ग्रेन से, अनाज से अलग हो जाता है अपने आप। फिर इंसेक्ट बॉर्न जो डिजीज होती है, जैसे मलेरिया वगैरह, वो रुक जाती हैं, कम हो जाती हैं, थम जाती हैं, क्योंकि बिल्कुल ड्राई विंड्स होती हैं, तो मॉइस्चर नहीं रहने देती हवा में। अगर मॉइस्चर नहीं होगा तो मलेरिया वगैरह जो नहीं फैलेगा ना, मॉस्किटो की पॉपुलेशन को ये कंट्रोल करती है। उसके बाद आंधी और काली आंधी, ये स्ट्रॉन्ग डस्ट स्टॉर्म होती है जो नॉर्थ वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में मानसून से पहले देखने को मिलती है। ये दिल्ली जैसे शहर में पॉल्यूशन करती है, लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए भी थ्रेट लेके आती है। मैंगो शॉवर क्या है? मानसून से होने वाले प्री मानसून शॉवर इनको कहा जाता है। ये लोकल लेवल के रेन कैपेसिटी वाले या रेन कैरिंग वाले विंड्स होते हैं जो कर्नाटक और केरला में चलते हैं। जो मानसून नहीं आया होता है उससे पहले प्री मानसून शॉवर जो होते हैं उनको मैंगो शॉवर कहते हैं, केरला और कर्नाटक में। ये जो मैंगोज है वहां के, उनको अर्ली राइपन होने में या पकने में मदद करते हैं। ब्लॉसम शावर भी प्री मानसून शावर है जो केरला में गर्मियों में और उसके आसपास के इलाकों में होता है, जब तक मानसून नहीं आया होता। लेट समर में होता है क्योंकि उसके बाद मानसून हिट कर जाता है। ये मानसून से पहले के शॉवर हैं। ये कॉफी को ब्लॉसम होने में मदद करते हैं।
हैं। एलिफेंटा स्ट्रॉन्ग सदर्ली और साउथ वेस्टर्ली विंड है जो मालाबार कोस्ट के आसपास चलती है और ये मानसून के बाद बनती है, जब मानसून जाने वाला होता है तब बनती है सितंबर अक्टूबर में। और ये दिखाती है जब ये एलिफेंटा विंड्स आपकी हिट करती है ना, ये बारिश होती है इनकी वजह से, तो कहा जाता है कि साउथ वेस्ट मानसून अब लौट रहा है, खत्म हो रहा है। अब बात करेंगे अंडर सी फीचर्स ऑफ इंडियन ओशियन के बारे में। तो ध्यान रखेंगे इंडियन ओशियन के अंदर आपकी ना रिजेस हैं जिनका नाम बदला गया है और उनका नाम अशोक सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज, कालापतरू रिज कर दिया गया है। ये इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन और यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफी कमीशन के द्वारा किया गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपके साउथ वेस्ट इंडियन रिज पे हैं जिनका नामकरण किया गया है। इनको नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशियन रिसर्च ने डिस्कवर किया था। अंडर सी के फीचर का नामकरण अगर देखा जाए, अगर तो टेरिटोरियल, हमने पढ़ा था ना एनवायरमेंट के अंदर कि आपके टेरिटोरियल सी होते हैं, टेरिटोरियल जोन होता है, फिर आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है 200 नॉटिकल माइल तक, टेरिटोरियल आपका 12 नॉटिकल माइल तक होता है किसी भी कोस्टल स्टेट के कोस्ट से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक का। तो टेरिटोरियल सी के अंदर आपके वो फीचर्स अगर आते हैं तो मतलब राज्य का पूरा हक है कि वो अपने मर्जी से नाम रख सकता है। तो इसमें इंडिविजुअल और जो एजेंसी होती है ना वो अननेम्ड फीचर्स के नाम प्रपोज करती हैं गाइडलाइन के हिसाब से और फिर नामकरण कर दिया जाता है। अच्छा, हम बात करें आउटसाइड द टेरिटोरियल सी, मतलब अगर टेरिटोरियल सी से परे का इलाका है वहां पे अगर रिजिस का नामकरण करना है तो आपको इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन अगर विद इन द टेरिटोरियल सी आता है तो स्टेट अपने हिसाब से नामकरण कर सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं अगर आउटसाइड द टेरिटोरियल सी है तो नामकरण करने से पहले आपको कैरेक्टर, एक्सटेंट और पोजीशन पता होनी चाहिए और प्रपोजल आपको देना पड़ता है। लेकिन विद इन द टेरिटोरियल सी नेशनल अथॉरिटी या राज्य जो है, मतलब स्टेट कह लीजिए, स्टेट को कंट्री कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज में, तो वो अपने हिसाब से नामकरण कर सकता है। आईएचओ और आईओसी की बात करेंगे। इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन 1921 में बनी थी। यूनाइटेड नेशन में इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसके 100 मेंबर है, इंडिया भी इसका पार्ट है। ये इंटरनेशनल अथॉरिटी है जो हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल चार्टिंग का काम करती है। सेक्रेटेरिएट जो है इनका प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको के द्वारा होस्ट किया जाता है। इंडियन नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट जो इंडियन नेवी के अंतर्गत आता है वो इसके साथ मिलकर, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर हाइड्रोग्राफी सर्वे करता है। इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफी कमीशन 1961 में बनाया गया था। इंटरनेशनल कोऑपरेशन मेरीन साइंस में प्रमोट करने के लिए इसको बनाया गया। जनरल बैथीमेट्रिक चार्ट ऑफ ओशियन आईएचओ और इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफी कमीशन का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है जिसमें ओशियन का बैथीमेट्रिक डाटा जो है, बैथीमेट्रिक का मतलब बिल्कुल समुद्र का तल या बेस फ्लोर जो है उसका डाटा, उसके डाटा को ये कलेक्ट करने में मदद करते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना रिजेस के नाम रखेंगे। अब ये रिज क्या होता है? रिज तो देखिए हमारी जो पूरी धरती है वो डिफरेंट प्लेट से बनी हुई है, राइट? तो धरती का जो ओशियन है उसके नीचे भी प्लेट्स हैं। तो अगर धरती की ओशियन जो है, ओशियन के फ्लोर में अगर प्लेट्स हैं और वो प्लेट्स हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट प्लेट माने वो दो प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो जो अगर वहां पे डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है तो जैसे वो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी तो नीचे से आपका मैग्मा जो है वो इरप्ट होके बाहर आएगा। वो मैग्मा यहाँ पे जमा होगा सी फ्लोर पे या समुद्र के तल पे, जमा होके यहाँ पे पहाड़ी जैसा स्ट्रक्चर बनाता रहेगा। इसी को बोलते हैं रिज। तो रिज हमेशा बनती है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के एरिया में ऑन द सी फ्लोर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे जियो पार्क की। यूनेस्को ने 18 नए जियो पार्क ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में इनकॉर्पोरेट करे हैं। लेटेस्ट एडिशन अगर देखा जाए इन पार्क से तो इससे 213 संख्या हो चुकी है जियो पार्क की। 48 कंट्रीज में ये स्प्रेड हो रखे हैं। इंडिया में कोई भी जियो पार्क नहीं है। कुछ मेजर जियो पार्क जो अभी ऐड किए गए हैं जैसे लैंड ऑफ एक्सटिंक्ट वॉल्केनो पोलैंड के अंदर है, इम्पैक्ट क्रिएटर लेक फिनलैंड यूरोप के अंदर है, फिर आपकी उबेराबा ब्राजील के अंदर है। इसको लैंड ऑफ जाइंट भी कहा जाता है क्योंकि इसका बहुत रिच हेरिटेज है इन द पैलेंटोलॉजिकल थिंग। यूरोप का लार्जेस्ट इम्पैक्ट क्रिएटर लेक आपका फिनलैंड में है जिसको जीजीएन के अंदर डाला गया है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो 2014 में स्टैब्लिश की गई थी। इसको इंटरनेशनल पार्टनरशिप के तहत डेवलप किया गया है अंडर द यूनेस्को। फिर नेटवर्क और कोलैबोरेशन जो भी ग्लोबल जियो पार्क के अमंग होता है वो इसी का कंपोनेंट होता है जीजीएन का। यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क की बात करते हैं। जियो पार्क का जो कॉन्सेप्ट है वो मिड 90s में आया था। फिर यूजीजीपी का कॉन्सेप्ट जो है वो 2015 में क्रिएट किया गया। तो आपके यूनेस्को के ग्लोबल जियो पार्क सिंगल होते हैं, यूनिफाइड ज्योग्राफिकल एरिया होते हैं, इनका कोई जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए। ये प्रोटेक्शन, एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। इनको मैनेज करने वाली जो बॉडी होती है वो नेशनल लेजिस्लेशन के थ्रू बनाई जाती है। डेजिग्नेशन जो है वो परमानेंट नहीं है, मतलब 4 साल के लिए डेजिग्नेशन जो है वो दे दिया जाता है। किसी को भी जियो पार्क डिक्लेयर किया जाएगा 4 साल के लिए किया जाएगा, फिर दोबारा असेसमेंट किया जाएगा क्या वाकई ये जियो पार्क के लायक है अब ये नहीं है, ठीक है। मैंडेटरी नेटवर्किंग में मेंबरशिप जो है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क का वो होना जरूरी है अगर आप उसको ग्लोबल जियो पार्क डिक्लेयर करना चाहते हो अपनी किसी एंटिटी को। तो सिग्निफिकेंस में देखें तो अगर कोई भी ग्लोबल जियो पार्क यूनेस्को के द्वारा डिक्लेयर किया गया है तो लोकल लोगों में इससे सेंस ऑफ प्राइड आता है। वो एरिया को अपने ग्लोबल जियो पार्क से आइडेंटिफाई
कर सकते हैं, नया सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी क्रिएट होता है क्योंकि लोग जो है टूरिज्म के तौर पे उसको देखने आते हैं जगह को। कौन सी टर्म्स न्यूज में थी? बेस फ्लो की बात करेंगे। रिसेंट स्टडी कह रही है कि बेस फ्लो की वजह से जो फ्लडिंग है पेनिनसुलर रिवर्स की, वो ज्यादा बढ़ चुकी है। बेस फ्लो क्या होता है? बेस फ्लो का मतलब, ऐसे मान के चलिए कि एक नदी फ्लो कर रही है, ठीक है। अब उस नदी में अगर पानी ऐड होने लग गया ग्राउंड वाटर का भी, अब वो कब ऐड होगा? आप ऐसे समझिए, हमारी जो धरती है, हमारा सरफेस है, ठीक है, सरफेस के ऊपर पानी है अगर, तो हम बोलेंगे नदी फ्लो कर रही है, ये लेक है। अगर सरफेस से नीचे पानी मिलता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ये ग्राउंड वाटर है। अब सरफेस से नीचे पानी कहाँ मिलेगा, ये हम खोद के देखते हैं, मतलब खुदाई करते हैं, राइट। तो धरती के सरफेस के नीचे होता है वाटर टेबल। ये वाटर टेबल बिल्कुल सरफेस से सटा हुआ भी हो सकता है, यानी आपने एक बार थोड़ी सी खुदाई करी, तुरंत ही पानी बाहर आ गया, तो हम ये बोलेंगे वाटर टेबल जो है वो बहुत ऊपर है, या कह लीजिए वाटर टेबल की डेप्थ इतनी ज्यादा नहीं है। तो ये वाटर टेबल डिसाइड करता है कि आपका ग्राउंड वाटर जो है, जहां पे वाटर टेबल की लाइन आ गई उसके नीचे आपको ग्राउंड वाटर मिलना शुरू हो जाएगा। तो वाटर टेबल एक लाइन होती है जो बताती है कि आपका ग्राउंड वाटर शुरू हुआ है या नहीं हुआ। अगर वाटर टेबल की डेप्थ बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर हमें बहुत ज्यादा खुदाई करनी पड़ती है, और कई बार तो ग्राउंड वाटर गायब भी हो जाता है, मिलता ही नहीं है। तो वाटर टेबल की डेप्थ जो है ना, ये वेरी कैसे करती है, जैसे जैसे बारिशें होती रहती हैं, धरती से नीचे पानी सिप करके जाता रहता है, तो वाटर टेबल आपका जो है वो राइज करता रहता है। कई बार इसकी डेप्थ सूखे के पीरियड में नीचे हो जाती है, मतलब पूरा ही ग्राउंड वाटर बहुत नीचे दफन हो जाता है, मिलता ही नहीं है। तो ये वाटर टेबल का कॉन्सेप्ट है। अब कभी क्या होगा, ये आपकी नदी फ्लो कर रही है सपोज, ठीक है, ये नदी जिस लेवल पे फ्लो कर रही है, नदी का भी एक लेवल होना ना, एक डेप्थ होगी नदी की, जिस गहराई में वो फ्लो कर रही होगी। कई बार नदी की जो गहराई की डेप्थ होती है वो बिल्कुल उसके साथ के सटे एरिया के वाटर टेबल के साथ मैच करती है। अब जब नदी फ्लो कर रही है और नदी के बिल्कुल आसपास का जो एरिया है, माने कोई जमीन वगैरह है, उस जमीन पे नदी का जो तल है, नदी का जो बेस है, वो बिल्कुल मैच कर रहा है वाटर टेबल की लाइन के साथ। तो क्या होगा, उस वाटर टेबल के साथ जब नदी का बेस मैच करेगा तो नदी वाटर टेबल को इरोड करेगी नीचे से। तो नीचे जो ग्राउंड वाटर है वाटर टेबल के नीचे, वो ग्राउंड वाटर भी नदी में जाके मिलने लग जाएगा। तो दरअसल जो स्ट्रीम फ्लो होता है आपका, या नदी का जो फ्लो होता है, वो अपना पानी ग्राउंड वाटर के डिस्चार्ज से कई बार कैप्चर करने लगता है, या उसमें ग्राउंड वाटर भी ऐड होने लगता है नदी के अंदर। जब ग्राउंड वाटर नदी के अंदर ऐड होता है तो नदी में पानी का फ्लो बढ़ जाता है, इसी को बोलते हैं बेस फ्लो। अगर बेस फ्लो ज्यादा हुआ तो फ्लड लेके आएगा, क्योंकि नॉर्मली जो नदी में पानी होना चाहिए था अब उससे ज्यादा हो गया, क्योंकि नदी ने ग्राउंड वाटर को भी कैप्चर करना शुरू कर दिया। तो दिस इज द पोर्शन ऑफ स्ट्रीम फ्लो। वो इससे ओरिजिनेट होता है क्योंकि ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज नदी के अंदर होने लग जाता है ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज तभी होता है जब आपका, जैसे मैंने बोला कि वाटर टेबल इंटरसेक्ट कर रहा हो नदी के ही तल के साथ, नदी के ही बेस के साथ। अगर हाई बेस फ्लो है तो उसकी वजह से नदी में रैपिड रन ऑफ का सिचुएशन आता है। और नदी जो है, एक तो वो अपना पानी कैरी कर रही है, फिर उसने ग्राउंड वाटर को भी कैरी करना शुरू कर दिया अपने अंदर डाल के, ऊपर से अगर बारिश हो गई, ठीक है, तो नदी बारिश का भी पानी कैरी करेगी, तो नदी का कैचमेंट एरिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और नदी इस कारण फ्लड वगैरह भी लेके आती है। तो फैक्टर कौन कौन सी जिसकी वजह से बेस फ्लो होता है? लैंड की टोपोग्राफी कैसी है, यानी कि अगर आपने लैंड को नदी बहुत ज्यादा एक्सपैंड होगी और वहां तक पहुंच गई जहां वाटर टेबल के साथ वो इंटरसेक्ट करने लग गई, तो उसकी वजह से बेस फ्लो हो सकता है। सॉइल का नेचर कैसा है, लैंड यूज के पैटर्न कैसे हैं, क्लाइमेट चेंज कैसा है, ये सब आपके वो होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? देखिए, इस तरह एक तो सिल्ट रिडक्शन होता है कि नदी अच्छा खासा पानी अपने साथ कैरी करने लग जाती है, तो नदी में सिल्ट बरकरार रहता है, नदी का रिवर फ्लो सस्टेन रहता है, वाटर क्वालिटी भी इंप्रूव रहती है, लेकिन फ्लड का इशू भी रहता है। इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स की बात करेंगे। रिसेंट स्टडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म के द्वारा की गई है, जिसमें बोला गया कि वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स क्रिएट होते हैं। दरअसल ये इक्वेटोरियल आइनोस्फेयर में ऑब्जर्व किए जाते हैं। जो आपका आइनोस्फेयर है, धरती की बहुत सारे लेयर्स है ना, जैसे आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, फिर मीजोस्फेयर हो गया, फिर आपका एक्सोस्फेयर हो गया। एक्सोस्फेयर में ही जो आपके आयंस हैं वो पाए जाते हैं, चार्ज पार्टिकल कह लीजिए, ठीक है। जहां एक्सोस्फेयर में आयंस पाए जाते हैं उस लेयर को हम आयनोस्फेयर कहते हैं। तो दरअसल क्या होता है, आपका इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल का फिनोमेना क्या है कि जो आपके आयनोस्फेयर के अंदर आयन पाए जाते हैं, उनके अंदर जो प्लाज्मा की डेंसिटी होती है ना, वो कई बार डिप्लीट होने लगती है, कम होने लगती है। वो कब डिप्लीट होती है? जब आपका सनसेट हो जाता है, सूर्य अस्त हो जाता है, उसके बाद से वहां के आयंस जो है वो खत्म होने लगते हैं, उनकी प्लाज्मा डेंसिटी कमजोर पड़ जाती है। इसी को इक्वेटोरियल प्लाज्मा बबल्स जो है वो कहते हैं। अब हमें ये तो पता लग गया कि जैसे सनसेट होगा तो ये ईपीबी का फिनोमिना होता है, पर एक चीज और कहती स्टडी में पाई गई है कि अगर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, कहीं वॉल्केनो फटा, तो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से भी आपका ईपीबी होता है, यानी कि प्लाज्मा की डेंसिटी आयंस के अंदर इंपैक्ट होती है, कमजोर होती है। वॉल्केनिक इरप्शन क्या करता है, कई बार स्ट्रॉन्ग एटमोस्फेरिक ग्रेविटी वेव जो है वो क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे प्लाज्मा डेंसिटी जो है एक आयनोस्फेयर के अंदर वो कमजोर पड़ने लग जाती है।
इसकी वजह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन, सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी इंपैक्ट हो सकती है, क्योंकि जो भी आयनोस्फीयर के अंदर चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं ना, आयंस वगैरह, हम उसी से अपना सैटेलाइट या फिर रेडियो सिग्नल कई बार जो है वो धरती पे रिसीव करते हैं, क्योंकि वहां चार्ज पार्टिकल है, तो सिग्नल जाता है, वहां से रिफ्लेक्ट बैक होके आता है। अगर ये आयंस ही कमजोर हो जाएंगे तो कहाँ से हमारा सिग्नल स्ट्रॉन्ग आएगा, राइट? तो इसीलिए इंपैक्ट होता है आपका कम्युनिकेशन। अब ये वॉल्केनो के कारण एटमोस्फेरिक ग्रेविटी वेव जो है ये कैसे जनरेट होती है? वॉल्केनो है, ठीक है, इस तरीके से ये वॉल्केनो जैसे ही फटेगा बहुत दूर तक चीजें फेंकेगा। अब ये जितनी दूर ऊपर चीजें फेंकेगा, धरती की ग्रेविटी इनको नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। इसी को बोलते हैं, क्योंकि धरती अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है फेंके गए सामान को, इसी दौरान आपकी एटमोस्फेरिक ग्रेविटी वेव ना जनरेट होती है यहाँ पे। और यही ग्रेविटी वेव कारण बनती है कि आयंस को जाके इंपैक्ट करती हैं और वहां की प्लाज्मा डेंसिटी को कमजोर करती हैं, डिप्लीट करने लग जाती है, जिसको हम ईपीबी कहते हैं। एटमोस्फेरिक रिवर्स की बात करेंगे। साइंटिस्ट ने कहा है कि एटमोस्फेरिक रिवर्स का जो फिनोमिना है वो आगे चल के इंटेंसिफाई हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जिसकी वजह से रेनफॉल इवेंट जो है वो वर्स्ट हो जाएंगे। अब इनको एटमोस्फेरिक रिवर को फ्लाइंग रिवर भी कहा जाता है। इनको ऐसे समझिए, आपका ट्रॉपिक्स या इक्वेटर का एरिया है। अब इक्वेटर में हमेशा लो प्रेशर रहता है क्योंकि गर्मी ज्यादा है ना, तो हवा वहां से ऊपर उठती है, वहां पे बादल बनाती है ना, इस तरीके से फिर बारिश होती है। कई बार क्या होता है कि क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा वाटर वेपर इक्वेटर या ट्रॉपिक के पास इकट्ठे हो रखे होते हैं, वाटर वेपर वो वाले ना चंक, मतलब बहुत बड़े फॉर्म में वो वाटर वेपर ट्रेवल करते हैं कहाँ पे? पोल्स की तरफ, स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पोल्स बहुत ठंडे हैं तो टेम्परेचर को स्प्रेड करके रखना है, स्टेबल करके रखना है। तो ये जो फ्लो होते हैं ना वाटर वेपर, इन्हीं को बोलते हैं फ्लाइंग रिवर, क्योंकि ये चलती फिरती नदियां हैं, हवा में उड़ रही हैं, इन्हीं को एटमॉस्फेरिक रिवर कहा जाता है। तो ये एक लॉन्ग नैरो रीजन होते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, जो कि मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर को ट्रॉपिक से दूर लेके जाने की कोशिश करते हैं। ये 3 किलोमीटर तक डीप हो सकते हैं, 500 किलोमीटर वाइड होते हैं, और लंबे कितने होते हैं? 2000 किलोमीटर तक लंबे होते हैं। तो ऐसा नहीं है सारे के सारे वाटर वेपर वहीं पे फिर पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर जाते हैं या ट्रॉपिक से बिखरने लग जाते हैं। कुछ वाटर वेपर तो बादल भी बनाते हैं, पर कुछ और ऊपर चले जाते हैं, बादलों से भी ऊपर निकल जाते हैं, तो ये आपके रिवर्स बनाते हैं। तो एटमोस्फेरिक रिवर जो है ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का भी एक बिग पार्ट है, या कह लीजिए एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो भी आपके इन्हीं रिवर्स की वजह से बनते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा साइक्लोन बनते हैं तो साइक्लोन के कारण बादल जो है वो और ऊंचे बनते हैं, और साइक्लोन के कारण और वाटर वेपर जनरेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि साइक्लोन जब बनता है तो एटमोस्फेरिक रिवर और मजबूत हो जाती है, और मॉइस्चर ट्रॉपिक से पोल्स की तरफ ट्रेवल करने लग जाता है। ये लो लेवल के जेट कहे जाते हैं। देखिए हमारे ना पूरी धरती के ऊपर जेट स्ट्रीम होती हैं। ये जो जेट स्ट्रीम है ये नॉर्थ से साउथ में ट्रेवल करती रहती हैं। बहुत बड़ा एयर मास होता है, ऐसे कह लीजिए, बहुत भारी चंक ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं जो हमारी धरती को पूरा घेरे हुए हैं, इनको जेट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। और ये ट्रोपोपॉज के बिल्कुल पास फ्लो करती हैं, ट्रोपोपॉज के एरिया के पास। ट्रोपोपॉज से नीचे के ही एरिया में कम इंटेंसिटी के साथ एटमोस्फेरिक रिवर्स फ्लो करती हैं, इसीलिए इनको लो लेवल जेट कहा जाता है। ये लार्जेस्ट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है जो कि फ्रेश वाटर को कैरी करता है कहाँ? इक्वेटर से या ट्रॉपिक से पोल्स की तरफ, और धरती पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करता है। नेगेटिव लीप सेकंड की बात करेंगे। रिसर्चर्स के द्वारा ये कहा जा रहा है क्योंकि आइस मेल्टिंग अब बढ़ चुकी है तो इसकी वजह से शायद नेगेटिव लीप सेकंड जो है उसको अभी ऐड ना करना पड़े या उसको डिले करना पड़े। अब ये क्या है? देखिए ये वो जब भी आपका धरती का रोटेशन होता है, धरती के रोटेशन के साथ हम क्या करते हैं? क्लॉक में से कुछ सेकंड माइनस कर देते हैं, और ये माइनस करना है प्लस करना है, ये धरती के रोटेशन के हिसाब से होता है। तो क्या होता है कि अगर धरती बहुत ज्यादा स्पिन कर रही है, बहुत ज्यादा तेजी से स्पिन कर रही है, तो हम ये कहते हैं, हम उस टाइम पे क्या करते हैं? लेंथ ऑफ डे को डिक्रीज कर देते हैं, और ये हो गया आपका नेगेटिव लीप सेकंड, मतलब हमने नेगेटिव सेकंड वहां पे ऐड कर दिया क्योंकि धरती ने तेजी से घूमना शुरू कर दिया था। और ये पॉजिटिव लीप सेकंड के उल्टा होता है। पॉजिटिव लीप सेकंड कब ऐड किया जाता है? जब हमें लगता है धरती बहुत धीरे धीरे स्लो मतलब घूम रही है। अगर धरती धीरे घूम रही है उस टाइम पे हम क्या करते हैं? लेंथ ऑफ डे को बढ़ा हुआ मानते हैं। हम ये मानते हैं कि उस टाइम पे दिन बहुत राइज हो रहा है, लंबा चल रहा है, तो फिर हम वहां पे पॉजिटिव लीप सेकंड को ऐड कर देते हैं। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि जो आपका नेगेटिव लीप सेकंड है वो तब ऐड किया जाता है जब हमें लगता है कि धरती बहुत तेजी से घूम रही है और लेंथ ऑफ द डे डिक्रीज हो रहा है। और अगर हमें लगता है लेंथ ऑफ द डे जो है वो राइज हो रहा है, बढ़ रहा है, और धरती बहुत स्लो स्लो घूम रही है, तो अब हम ऐड करते हैं पॉजिटिव लीप सेकंड। अभी तक 27 पॉजिटिव लीप सेकंड जो है वो हम ऐड कर चुके हैं, लेकिन नेगेटिव लीप सेकंड हमने ऐड नहीं किया। तो क्या हम ये समझे कि हमें नेगेटिव लीप सेकंड इसलिए ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी है क्योंकि जो धरती है वो अभी भी स्लो घूमती है, मतलब इतनी क्विकली जो है वो धरती घूमती हुई नजर नहीं आती। अगर तेजी से घूमेगी तभी तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना ये क्लॉक से आपका जो सेकंड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आइस मेल्टिंग क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, धरती जो है वो आपकी धीरे धीरे घूम रही है ना? अगर धरती धीरे धीरे घूम रही है और यहाँ ये कहा गया है कि आइस मेल्टिंग बढ़ गया है, मतलब ज्यादा आइस आपकी मेल्ट हो रही है, तो हम ये समझ सकते हैं कि धरती का वजन जो है वो कम हो रहा है।
बर्फ का और पानी का भार जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो धरती एक तरीके से अपने आप को मेंटेन किए हुए है एवरेज में। तो इसी की वजह से धरती जो है वो स्लोली स्पिन करती है, फास्ट स्पिन करने का उसको मौका नहीं मिलता, इसीलिए हमारा नेगेटिव लीप सेकंड ऐड करने का जो प्रोसेस है ना वो डिले हुए जा रहा है। अब बात करते हैं जीरो शेडो डे की। बेंगलुरु ने रेयर सेलेस्टियल फिनोमिना जीरो शेडो डे ऑब्जर्व किया। ये तब होता है जब सन बिल्कुल आपके ओवरहेड होता है, इसी वजह से वर्टिकल ऑब्जेक्ट का कोई भी शेडो नहीं बनता है। ये फिनोमिना साल में 2 बार होता है, समर सॉल्स्टिस में और विंटर सॉल्स्टिस में। और समर सॉल्स्टिस और विंटर सॉल्स्टिस के ऊपर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। इसको अलग से हम क्विक विट्स में वीडियो में कवर करेंगे, इस टॉपिक को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में आपके ये दोनों फिनोमिना जो है वो पाए जाते हैं। और ट्वाइस ए ईयर में जीरो शेडो डे भी देखने को मिलता है, और ये डिफरेंट होता है डिफरेंट प्लेसेस में। समर सॉल्स्टिस में ऐसे समझिए कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ आपका सन ज्यादा इंक्लाइन हो जाता है। विंटर में सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ सन का इंक्लिनेशन जो है या धरती का वो बढ़ जाता है, सूर्य की तरफ इंक्लिनेशन। ब्लू होल की बात करते हैं। रिसर्चर्स ने तामजा ब्लू होल जो है उसको डीपेस्ट इन द वर्ल्ड डिक्लेयर किया है। मैक्सिको के चेतुमल बे में इसको डिस्कवर किया गया है। युकातन पेनिसुला के ईस्टर्न साइड में है। युकातन पेनिसुला को आप अपने एटलस पे मार्क कर सकते हैं, मैक्सिको के पास आपको मिलेगा। ब्लू होल क्या होता है? हमारी धरती के ऊपर बहुत सारी गुफाएं हैं, बहुत सारे सिंक होल हैं, है ना। धरती कहीं से धस गई नीचे, फिर नीचे केव्स बन गई आपकी। और लाइमस्टोन की अगर केव्स हैं तो कास्ट टोपोग्राफी वहां पे बन जाती है। ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ये सब धरती के ऊपर हो रहा है, पर ऐसा भी तो हो सकता है समुद्र के अंदर हो रहा हो। अगर समुद्र के स्थल पे यानी सी फ्लोर के ऊपर आपको कुछ ऐसी गहरी केव्स मिलती हैं जो कि सिंक होल बनने के बाद बनी है, उसी को ब्लू होल कहा जाता है। ब्लू क्यों? क्योंकि ये पानी में बनी हुई है, ठीक है। वाटर फिल्ड केव होती हैं जो सी फ्लोर के ऊपर बनती हैं। और ये इसलिए डेवलप होती हैं क्योंकि कई बार वाटर जो होता है समुद्र के तल से, सी फ्लोर से भी नीचे की तरफ बहने लग जाता है क्रैक्स के थ्रू, बहुत गहरा जाता रहता है, मिनरल्स को डिसॉल्व करता रहता है, जिसकी वजह से समुद्र के तल के नीचे सिंक होल बनते हैं। जैसे वो सिंक होल बड़े हो जाते हैं तो वहां पे केव्स बनती हैं जिनको ब्लू होल कहा जाता है। कुछ और प्रोमिनेंट ब्लू होल हैं जैसे ड्रैगन होल साउथ चाइना सी में, ग्रेट ब्लू होल आपका बेलीजे के पास में है, फिर आपका दहाब ब्लू होल इजिप्ट में है। हीट डोम की बात करेंगे। सदर्न और वेस्टर्न स्टेट इन यूएसए में हीट वेव्स का फिनोमिना बहुत मजबूत हो गया है, जिसकी वजह से वहां पे हीट डोम बन रहे हैं। तो हीट डोम में क्या होता है कि आपका जो हाई प्रेशर होता है वो एटमोस्फेयर में स्ट्रक हो जाता है। अब ये कैसे होता है इसको ऐसे समझिए। नॉर्मली क्या होता है, धरती के नीचे लो प्रेशर बना, अगर गर्मी ज्यादा है तो हवा ऊपर जाएगी, ठंडी होगी और फैल जाएगी, है ना। और फिर कहीं पे और जाके ठंडी हवा नीचे बैठेगी और यहाँ पे बारिश हो जाएगी। ऐसे होता है ये नॉर्मल फिनोमिना में। पर हीट डोम कैसे बनता है कि हवा जो है लो प्रेशर नीचे बना, हवा ऊपर उठी, ठीक है। यहाँ पे हवा जो है वो ठंडी होने की कोशिश कर रही है और ठंडी होकर नीचे बैठने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो हवा जो है वो फैल के ठंडी होके कहीं और नीचे नहीं बैठ रही, वो हाई प्रेशर वहीं पे नीचे बैठ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से यहाँ बादल नहीं बन रहे। मतलब जहां ऊपर हाई प्रेशर लो प्रेशर से हवा ऊपर गई, यहाँ हाई प्रेशर उसने क्रिएट किया ऊपर, ठीक है। हवा ठंडी हुई, फैली, वहां वो हवा फैल नहीं पा रही है। वही गर्म हवा जो ऐसे ऊपर उठ के गई है वो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है और नीचे की तरफ आके ना और गर्मी क्रिएट कर रही है, क्योंकि वो सबसाइडिंग एयर है। मतलब जहां से उठी थी वहीं पे दफन कर रही है खुद को दोबारा से। तो क्या है, एक तरीके से गर्म हवा यहाँ पे होगी ट्रैप। तो हम क्या कह रहे हैं, हाई प्रेशर जो है उसका एक पहाड़ बन गया, क्योंकि ये हाई प्रेशर ही तो क्रिएट हो गया ना, पूरा का पूरा सर्कल क्रिएट हो गया। हाई प्रेशर जहां पे ऊपर हवा थी आपकी ऐसे उठ के गई, वहीं पे नीचे बैठने लगी दोबारा से, और वो ठंडी होने का उसको मौका नहीं मिला। ठंडी तो तब होती जब वो फैल पाई नहीं। तो रिज बन जाता है हाई प्रेशर का और ये एटमोस्फेयर में स्ट्रक हो जाता है। अब ये होता क्यों है स्ट्रक, इसको समझिए। हमारे जैसे मैंने आपको बोला जेट स्ट्रीम चलती है हमारे यहाँ पे, है ना। तो ऐसे समझिए ट्रोपोपॉज के पास चल रही है जेट स्ट्रीम। कभी अगर जेट स्ट्रीम स्टैटिक हो गई और उस जेट स्ट्रीम ने अपने आप को लॉक कर दिया, या कह लीजिए हाई प्रेशर की जेट स्ट्रीम एक एरिया से निकल रही है और वो वहीं स्टैग्नेंट होके खड़ी हुई है, तो ऐसा हुआ कि उस एरिया के नीचे है बहुत ज्यादा गर्मी। अब वो एरिया गर्म है तो वो ऊपर की तरफ अपनी हवा को फेंकेगा, लेकिन उसके ऊपर फ्लो कर रही है हाई प्रेशर की जेट स्ट्रीम। तो वो जेट स्ट्रीम जो है हाई प्रेशर वाली, वो उस हवा को कहीं फैलने नहीं देगी, इधर उधर जाके ठंडा नहीं होने देगी, वो उस हवा को नीचे की तरफ ही धकेलेगी, दबाएगी। तो दरअसल फिर यहाँ पे क्या होता है, वो हवा कभी ठंडी हो नहीं पाती, तो यहाँ पे ऊपर से हाई प्रेशर जो है वो पुश करती रहती है जेट स्ट्रीम। तो हाई प्रेशर का एक सर्कल सा बन जाता है, यहाँ एक पहाड़ सा बन जाता है। और हाई प्रेशर की जब वो हवा ट्रैप हो जाती है एक जगह में, तो वहां वो बहुत ज्यादा हीट क्रिएट कर देती है, गर्मी क्रिएट कर देती है। इसी को हीट डोम कहते हैं। इसमें आपकी जो हॉट एयर होती है जो वर्टिकली एक्सपैंड होती है एटमोस्फेयर की तरफ, लेकिन ठंडी नहीं हो पाती है, और हाई प्रेशर उसको नीचे ग्राउंड की तरफ ही बार बार धकेलते रहता है। इसी की वजह से आपका हीट डोम जो है वो बनने लग जाता है। जो भी आपके विंड्स होती हैं वो यूजुअली क्या करती हैं, हाई प्रेशर जो होता है, जैसे जो नॉर्मल आपकी विंड होगी वो जैसे फैलेगी ऊपर की तरफ,
तो हाई प्रेशर ऊपर कहीं होता नहीं है, तो वो विंड को आराम से ठंडा होकर फैलने देता है। लेकिन अगर ऊपर कहीं हाई प्रेशर है तो वो उस विंड को फैलने से रोकता है, ठंडा होने से रोकता है और नीचे की तरफ धकेलने लग जाता है। तो जो गर्म हवा खिसकने की कोशिश कर रही है धरती के नीचे से, वो खिसक नहीं पाती है, वहीं पे ट्रैप होकर रह जाती है, ठीक है। और वो ऑलमोस्ट वहां पे वेदर सिस्टम स्टेशनरी बन जाता है, यानी वहां वो गर्मी गर्मी बरकरार रहती है, बादल नहीं बनते, बारिश नहीं होती। और ये जेट स्ट्रीम के साथ मेनली एसोसिएटेड है, यहाँ पे मेंशन ही किया गया, पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंडियन ओशन ऑब्जर्विंग सिस्टम की बात करेंगे। इंडिया और यूएसए ने इंडूस के सिस्टम को रीएक्टिवेट करने की कोशिश की है, ये इन्हीं का सिस्टम है। इसमें 36 मोड ब्योज जो है वो हाई सीज के अंदर लगाए गए हैं, ताकि ओशन का डाटा जो है वो कलेक्ट किया जा सके, वेदर फोरकास्ट में यूज किया जा सके। तो आपका जो मूड ब्यो होता है, ये ओशनोग्राफिक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो दरअसल एक ही जगह पे रहता है, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। 2006 में ये सिस्टम लाया गया था मैरीन मेट्रोलॉजिकल डाटा को कलेक्ट करने को लेकर। इसमें अग्रीमेंट भी कलेक्ट साइन किया गया है इंडिया और यूएसए के बीच में, और ये मानसून को भी फोरकास्ट करता है। बात करेंगे रिंगवुडाइट ओशन के बारे में। रिसेंटली एक वास्ट रिजर्वायर ऑफ वाटर, जिसको हम रिंगवुडाइट ओशन कह रहे हैं, इसको धरती के मेंटल में डिस्कवर किया गया है, और ये हमारे धरती के सरफेस से 700 किलोमीटर नीचे है। तो क्या कह सकते हैं हम कि हमारा जो अर्थ का मेंटल है, धरती की लेयर्स होती है ना, क्रस्ट, मेंटल और कोर, धरती के हमारे मेंटल में एक मिनरल है रिंगवुडाइट। वहां मिनरल में पानी ट्रैप हो गया है, इसी पानी जो वहां पे ट्रैप हुआ है, इसी को हम कह रहे हैं रिंगवुडाइट ओशन। तो रिंगवुडाइट क्या है, मिनरल कौन सा है, ये ब्लू मिनरल है, जो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन में धरती के मेंटल में मिलता है। अब यहाँ पानी भी जमा हो गया, तो इससे यहाँ पे ओशन बन गया। धरती के मेंटल के बारे में बात करेंगे। रिसेंटली साइंटिस्ट हैं यूएस वेसल जॉइट्स रेजोल्यूशन के, उन्होंने 1.2 किलोमीटर मीटर तक का ड्रिलिंग किया है एटलांटिस मासिफ में। तो दरअसल जो भी ड्रिलिंग की जाती है धरती के अंदर, वो एक सर्टेन लिमिट तक ही की जाती है। 201 मीटर तक पहले की गई थी, लेकिन इन्होंने 1.2 किलोमीटर मीटर तक कर दिया है। ये इन्होंने करके मेंटल जो है ना धरती की लेयर, उसको डिस्कवर किया है एक तरीके से। ड्रिलिंग जो है वो इंटरनेशनल ओशन डिस्कवरी प्रोग्राम के अंतर्गत की गई, इंडिया इसका फंडिंग पार्टनर है। तो धरती की मेंटल तक ये पहुंचे। मेंटल क्या है धरती की देखिए डिफरेंट लेयर्स होती है। ये रहा इंटीरियर ऑफ अर्थ, इसमें आपकी क्रस्ट होती है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। जो आपकी मेंटल है वो 2900 किलोमीटर तक होती है, जो क्रस्ट होती है वो 100 किलोमीटर तक होती है, और फिर मेंटल से कोर तक का आपका कितना जाता है, 6378 किलोमीटर तक का एरिया जाता है। जो आपकी कोर होती है ना, वो आपकी आउटर और इनर दो में बटी होती है। इनर कोर, फिर उसके ऊपर आउटर कोर, फिर उसके ऊपर मेंटल होता है, फिर उसके ऊपर आपका क्रस्ट होता है। मेंटल भी दो पार्ट में होती है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, ठीक है। इसी तरीके से ये धरती की नॉर्मल लेयर्स हमने देखी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। इसी तरीके से धरती की लेयर्स होती हैं, इनको लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। अब ये लिथोस्फीयर लेयर क्या होगी, लिथोस्फीयर में आपका धरती का क्रस्ट का हिस्सा आता है, प्लस अपर मेंटल का हिस्सा आता है। तो लिथोस्फीयर वो हुआ जिसमें क्रस्ट और अपर मेंटल आता है। अपर मेंटल सॉलिड होता है मोस्टली। और फिर एस्थेनोस्फीयर क्या है, एक तरीके का जेल पैटर्न होता है, जेली टाइप है ना, लिक्विड सा ही कह लीजिए। ये आपका एस्थेनोस्फीयर जो है, ये भी अपर मेंटल और लोअर मेंटल के इंटरसेक्शन में पाया जाता है। 200 किलोमीटर के आसपास ये डेप्थ में मिलता है एस्थेनोस्फीयर। तो एस्थेनोस्फीयर वही लेयर है, मेंटल के अंदर पाई जाती है। एस्थेनोस्फीयर वही लेयर है जहां पे जब वॉल्केनो फटता है, यहीं से निकलकर आपका मैग्मा जो है वो धरती पे लावा के फॉर्म में आता है एस्थेनोस्फीयर से। तो धरती का जो मेंटल है, उसमें सिलिकेट या सिलिका से बनी हुई रॉक मेनली मिलती है। 80% धरती के वॉल्यूम में आपका मेंटल ही मिलता है, ठीक है। ये इनएक्सेसिबल होता है, मतलब हमने आज तक मेंटल को कभी खोद के देखा नहीं था, क्योंकि ये मिलता नहीं है आसानी से, क्योंकि बहुत नीचे गहरा खोदना पड़ता है। 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ है नीचे धरती में, है ना। और जैसे जैसे खोदते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ता जाता है, कहाँ वॉल्केनो फट जाए खोदते टाइम पता थोड़ा है। लेकिन कुछ एरियाज में ये हमें नेचुरली पता लगता है कि धरती के नीचे मेंटल की लेयर यहाँ से शुरू हो चुकी है, या एस्थेनोस्फीयर यहाँ से शुरू हो चुका है। ये हम कहाँ पे समझ पाते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाले एरिया में। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का वही एरिया कि जहाँ पे दो धरती की प्लेट्स जो है वो डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बनी है, वो एक दूसरे से दूर जा रही है। तो धरती के नीचे से लावा जो है वो निकल के बाहर आ रहा है। ये हो गया आपका सी फ्लोर, जो है धरती का फ्लोर, वो स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे प्लेट आपस में दूर दूर जा रही हैं, तो जो लावा निकल रहा है वो यहाँ पे सेटल होता जाएगा, और यहाँ नया समुद्र का फ्लोर जो है, सी फ्लोर नया वाला बनाता जाएगा। तो हमारा सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, लगातार नया बन रहा है, क्योंकि धरती के नीचे से कहीं ना कहीं से आपका मैग्मा इरप्ट होके आ रहा है, जहां पे भी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री सी फ्लोर पे पाई जाती है, समुद्र के तल पे। क्योंकि जो आपका ओशियन होता है ना, ओशियन के फ्लोर से मेंटल का डिस्टेंस कम होता है एज कंपेयर टू क्रस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि जो एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंट, क्योंकि जो आपका कॉन्टिनेंट है वो लैंड है ना, लैंड इतने चंक पे बना है। ओशियन बिल्कुल लैंड के लेवल पे नहीं होता, हमेशा थोड़ा नीचे होता है। तो इसी तरीके से अगर लैंड है, ये लैंड के नीचे यहाँ मेंटल शुरू होगा, तो ओशियन के लिए तो बस इतना सही है ना, इतने पे ही मेंटल शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सी फ्लोर के एरिया में जब स्प्रेडिंग होती है,
या जब हम सी फ्लोर पे माइनिंग करते हैं ना, वहां पे हमें मेंटल को समझने का ज्यादा मौका मिलता है, ज्यादा एरियाज को देखने का मौका मिलता है। एटलांटिस मैसिव जो है ये भी आपका कहाँ पे है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग या समुद्र के तल पे ही है, जहाँ पे आपका इतना डेप्थ जो है ड्रिलिंग किया गया, और फिर वहां पे हमें मेंटल के बारे में पता लगा। तो ये आपको धरती की लेयर्स के बारे में पता होना चाहिए। और डिफरेंट काइंड ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है यहाँ पे, डिफरेंट लेयर्स में, क्रस्ट और मेंटल में, कोर और मेंटल में। ये कॉन्टिन्यूटीज डिसकॉन्टिन्यूटीज जो है ये भी आपको अपने स्टैटिक पोर्शन में अच्छे से पढ़नी है। आइसोस्टेसिस की बात करेंगे। रिसेंट स्टडी ये कह रही है कि नए टॉपोग्राफिकल जो फीचर बनते हैं, प्लेटू हो गया, हाई स्टीप स्लोप हो गया, ये आइसोस्टेसी के प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। दरअसल ये एक तरीके का इक्विलिब्रियम या बैलेंस होता है, जो कि जिसमें क्या होता है कि आपका जो भी क्रस्ट के ऊपर चीजें बन रही है, धरती की क्रस्ट की लेयर के ऊपर, और जो उसके नीचे मेंटल है, जो क्रस्ट के ऊपर चीज बनेगी ना, वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए नीचे मेंटल की तरफ भी थोड़ा सा खुद को पुश करेगी, ताकि वो स्टेबल तरीके से धरती पे खड़ी रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहाड़ धरती के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर दिख रहा है आपको, तो वो सिर्फ क्रस्ट में नहीं है, वो मेंटल के ऊपर भी, मेंटल के नीचे भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसका हिस्सा जो है वो दफन है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं आइसोस्टेसी। जैसे आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग आपको ऊपर बहुत दिखता है, फिर नीचे भी उसका कुछ हिस्सा होता है, तभी तो वो बैलेंस तरीके से ओशन के ऊपर खड़ा होता है, पानी के ऊपर। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि धरती की लेयर के ऊपर, क्रस्ट के ऊपर जितने भी आपको ब्लॉक दिखते हैं ना, वो इस तरीके से खुद को स्टेबल किए हुए हैं कि उनका कुछ हिस्सा आपको अंडरलाइन मेंटल में भी मिलेगा, ताकि वो बैलेंस तरीके से धरती पे खड़े रहें। तो क्या होता है, एक लाइन ऑफ इक्वालिटी होती है। ये लाइन ऑफ इक्वालिटी कहीं पे भी हो सकती है। तो ये धरती की क्रस्ट है, ठीक है, और फिर ये नीचे मेंटल है। तो अगर पहाड़ खड़ा है तो क्रस्ट और मेंटल जो है, यहाँ पे नीचे मेंटल में भी दफन होगा कुछ ना कुछ हिस्सा, फिर प्लेटू है उसका कुछ हिस्सा होगा। तो जहां पे ये सब मिल जाते हैं नीचे जाके बैलेंस तरीके से, जो लाइन इनको खड़े करके रखी हुई है, इसी को लाइन ऑफ इक्वालिटी कहते हैं। तो आइसोस्टेसी में कहा जाता है कि लाइन ऑफ इक्वालिटी हमेशा होती है, जो कि हमेशा स्टेबिलिटी क्रिएट करके रखती है। ये कोई प्रोसेस या फोर्स नहीं है, सिंपली नेचुरल एडजस्टमेंट होता है। ये नेचुरल एडजस्टमेंट क्रस्ट किस हिसाब से करता है, जितना उस पर वजन डल रहा है क्रस्ट पे, उस हिसाब से वो अपना एडजस्टमेंट करने के लिए नीचे मेंटल में खुद का स्टेबिलिटी बना लेता है, ठीक है। और क्रस्ट को अगर लगता है, अगर क्रस्ट की लेयर से कुछ चीज हट गई, अगर इरोजन हुआ और यहाँ से बाहर हट गया, तो नीचे मेंटल से भी वो प्रेशर रिलीज कर देता है। तो ये खुद ही बैलेंस क्रिएट करके रखते हैं और ग्रेविटी को भी मेंटेन करके रखते हैं। तो एसोस्टेसिस जो है वो एनर्जी यूज करता है टू बैलेंस द डिफरेंट मासेस ऑन द क्रस्ट। ये प्रोसेस जो है बहुत सारे ऐसे हमारी धरती के अंदर चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आइसोस्टेसी है वो डिस्टर्ब भी हो रहा है। कि जैसे अगर आइस शीट ज्यादा इरोड होती रही, तो ज्यादा भार धरती के क्रस्ट से हटता जाएगा, तो नीचे मेंटल खुद को स्टेबल करने के लिए हिलाएगा, अर्थक्वेक आएंगे, ऐसी चीजें मतलब, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोसेस बहुत सारे हैं जो आइसोस्टेसी को आज के टाइम पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। सेडिमेंटेशन, ज्यादा डिपोजिशन कहीं पे हो गया, तो क्रस्ट को खुद को बैलेंस करने के लिए मेंटल के साथ छेड़छाड़ करना पड़ेगा। ऐसे प्रोसेसेस की वजह से आइसोस्टेसी डिस्टर्ब होती है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। रिसेंट रिसर्च पाया गया एंशिएंट रॉक फ्रॉम साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील से, और बोला गया कि धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक हो रहा है ड्यूरिंग द एडियाकैरन पीरियड, जो कि है 541 मिलियन ईयर अगो। धरती के मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। धरती जो है वो उसके आसपास बहुत एक मैग्नेटिक लेयर बना हुआ है, हमारी जो धरती है, ठीक है। इसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन को बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर। धरती का जो आउटर कोर है, ये आपका जो है आउटर कोर, उसके आसपास ये मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होता है जियो डायनामो के प्रोसेस के थ्रू। अब ये जियो डायनामो का प्रोसेस क्या है, अब देखिए, हमने देखा धरती की लेयर्स हैं। सबसे पहले धरती की क्रस्ट है, फिर धरती की मेंटल है, फिर धरती की कोर है, ठीक है। अब ये जो कोर है इसको अलग कर लेते हैं। ये कोर में एक है आउटर कोर और अंदर है इनर कोर। तो जो आउटर कोर है ना वो है आपकी सॉलिड, इनर कोर है लिक्विड, ऐसे समझिए, ठीक है। इनर कोर के अंदर आपको नाइफ मिलेगा, यानी निकल और फेरस का एलिमेंट मिलेगा। तो जब आपकी धरती घूमती है ना, तो ऐसे समझिए ये जो सॉलिड आपका बाहर का हिस्सा है और ये अंदर इनर कोर का हिस्सा है, इनर कोर के अंदर आयरन है, तो ये इस तरीके से इनर कोर या नाइफ का एरिया भी जो है वो भी घूमता है आसपास में। इसके सॉलिड का जो एरिया है, सॉलिड कोर का या आउटर कोर का एरिया, वो भी इसके साथ रिएक्शन करता है, वो भी घूमता है। जो आउटर कोर का हिस्सा है, या फिर कह लीजिए जो सॉलिड है थोड़ा सा, उसमें क्या है, बहुत सारी हीट है, कन्वेक्टिव हीट। वो हीट घूम रही है, साथ में अंदर आयरन के एलिमेंट घूम रहे हैं। तो हमने बचपन में पढ़ा था, जब आपका आयरन घूमेगा, ठीक है, और उसके साथ हीट या करंट फ्लो करेगा, तो वो चीज मैग्नेट बन जाती है। तो यही फिनोमेना यहाँ वर्क कर रहा है, ठीक है। तो कन्वेक्टिव एनर्जी जो कि एक हीट है, वो जब आयरन, मोल्टन आयरन के अराउंड एक तरीके से रिवॉल्व करती है, तो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेट, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, ठीक है, वो मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती हुई नजर आती है। इसी तरीके से आपकी धरती पूरा फिर मैग्नेट के तौर पे एक्ट करने लगती है। इसको जियोडायनामो प्रोसेस कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के दो पोल होते हैं, डायपोल इसको कहा जाता है, नॉर्थ और साउथ, ठीक है।
और ये ऑपोजिट होते हैं। इसी तरीके से धरती के भी 2 मैग्नेटिक पोल हैं, नॉर्थ और साउथ। और धरती के अंदर मैग्नेटोस्फीयर जो है उसका पोल ना बदलता रहता है, बहुत सालों बाद बदलता है, लेकिन धरती का नॉर्थ पोल कभी साउथ बन जाएगा, साउथ पोल जो है वो नॉर्थ बन जाएगा। ये रिवर्सल जो है पोल का वो होता है धरती के अंदर। मैग्नेटिक पोल रिवर्सल का मतलब धरती के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कांस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी चेंज करता है। धरती का मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाते हैं। ये लगभग मान के चलिए 3 लाख सालों के बाद होता है। पोल रिवर्सल के दौरान जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कमजोर जरूर होते हैं, क्योंकि वो खुद की सिचुएशन या फिर पोजीशन को शिफ्ट कर रहे होते हैं, लेकिन कंप्लीटली कभी डिसअपेयर नहीं होते, क्योंकि धरती के इनर कोर में तो हमेशा आयरन रहेगा और आउटर कोर में हमेशा सॉलिड कन्वेक्शन करंट फ्लो करते रहेंगे। कोल्ड लावा की बात करेंगे। रिसेंटली कोल्ड लावा जो है वो माउंट कैनॉन से इरप्ट हुआ फिलीपींस से। ये इसको ना लहर भी कहा जा रहा है इंडोनेशियन लैंग्वेज में। ये डेंस मिक्सचर होता है वॉल्केनिक मटेरियल, डेब्रिस और वाटर का। ये एक फास्ट मूविंग लैंडस्लाइड जैसे होता है ना, वैसे मूव कर रहा होता है। ये तब होता है जब आपका वाटर वॉल्केनिक ऐश के साथ इंटरेक्ट करता है। जब आपका वॉल्केनो फटता है उस टाइम पे आपका पानी अगर वॉल्केनिक ऐश के साथ मिक्स हो गया तो इस तरीके का लहर या फिर इस तरीके का डेंस मिक्सचर बनता है, जिसको कोल्ड लावा कहते हैं। इसको सिर्फ नाम से कोल्ड लावा कहा जा रहा है। ये हॉट ही होता है, क्योंकि बाहर इसकी पानी की परत आपको दिख रही होगी, पर ये ठंडा कभी नहीं होता, अंदर हमेशा इसके केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। हीट बजट ऑफ द अर्थ की बात करेंगे। नासा ने 1 of the 2 क्लाइमेट सैटेलाइट लॉन्च किए हैं प्री फायर के अंतर्गत, ताकि मेजर किया जा सके कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक से कितनी हीट स्पेस के अंदर जा रही है। प्री फायर का फुल फॉर्म है पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। हीट बजट का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारी धरती में अगर देखा जाए तो इक्वेटर पे बहुत सारी हीट है, पोल पे बिल्कुल हीट नहीं है। तो धरती अपने आप की हीट को बैलेंस करने के लिए क्या करती है, पोल्स के तरफ हीट को भेजती है, ठीक है, और पोल से ठंडी जो हवाएं हैं उनको लेके आती है इक्वेटर की तरफ। ये हो गया हीट बजट का एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा क्या होता है, हमारे सन से जो रेडिएशन आती है उसको बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। तो सन की अगर सारी की सारी हीट यहीं धरती पे रहेगी तो धरती तो जल जाएगी। तो धरती के पास एक फिनोमिना होता है, जैसे ही सनरेज हमारे यहाँ हिट करती है, धरती इमिट करती है इन रिटर्न लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है वो धरती से बाहर निकल जाती है, कुछ जो है वो ट्रैप होकर रहती है धरती के अंदर, लॉन्ग वेव रेडिएशन, ठीक है। तो दरअसल होता क्या है, लॉन्ग वेव रेडिएशन इंफ्रारेड रेडिएशन है। जो शॉर्ट वेव रेडिएशन सन से आई, वो जैसे सन से आके धरती पे स्ट्राइक करेंगी, अगर वो कंप्लीटली बाहर निकल गई तो धरती रहने लायक नहीं रहेगी, धरती पूरी ठंडी रहेगी, है ना। तो धरती ने अपना फिनोमिना बनाया, धरती ना शॉर्ट वेव रेडिएशन से एमिट करती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। ये लॉन्ग वेव रेडिएशन हमारी धरती के अंदर ट्रैप हो जाती है, मतलब ये आसानी से एटमोस्फेयर को स्किप करके बाहर नहीं निकल पाती। तो ये जो ट्रैपिंग है इसी की वजह से हमारी धरती रहने लायक है। पर अब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन ज्यादा अमाउंट में ट्रैप हो रही है, क्योंकि पहले तो नेचुरल एटमोस्फेयर इनको ट्रैप करता था, अब ग्रीन हाउस गैसेस भी इनको ज्यादा ट्रैप कर रही है, तो धरती ज्यादा हीट हो रही है जितनी पहले नहीं होती थी। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये ज्यादा ट्रैपिंग में हमें नुकसान कर रही है, क्योंकि ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से हो रही है। तो हमारा हीट बजट क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। जो पहले इतनी हीट नहीं ट्रैप होती थी अब ज्यादा होती है। हीट बजट का मतलब कि जो भी धरती धरती पे हीट आती है सन से, वो और साथ में जो धरती स्पेस में अपनी हीट वापस छोड़ती है जो सन से आई हुई है, उसको बैलेंस करने को हीट बजट कहते हैं। तो अगर 100 यूनिट ऑफ एनर्जी सन ने धरती की तरफ भेजी है, तो धरती 100 यूनिट सन को धरती जो है 100 यूनिट वापस करती है, एटमोस्फेयर से वापस करके स्पेस में छोड़ देती है। लेकिन ऐसे नहीं छोड़ती, अलग अलग तरीके अलग अलग प्रोसेस से छोड़ती है। इसी को हीट बजट कहते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से हीट बजट आपका डिस्टर्ब हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से, ओजोन लेयर थिक होने की वजह से, ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से। तो आप यहाँ समझ सकते हैं, ये शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है जो धरती से नीचे की तरफ आती है। तो कुछ रेडिएशन आपकी जो है वो क्लाउड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ धरती सीधा एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ एटमोस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है, कुछ सीधा सीधा धरती पे पहुंचने से पहले ही वापस स्पेस में चले जाते हैं। और एक एल्बेडो का फिनोमिना होता है जो कि स्नो में मैक्सिमम होता है। एल्बेडो का मतलब कि सीधा सीधा धरती जो धरती के ऊपर सनरेज गिरी है वो उसको कितना मैक्सिमम रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। अगर मैक्सिमम रिफ्लेक्ट बैक कर रही है तो हम कहेंगे कि उस चीज का 100% एल्बेडो है। तो स्नो क्योंकि व्हाइट होती है, व्हाइट चीज क्या करती है कि सीधा सीधा रिफ्लेक्ट बैक करती है 100% लाइट को, है ना। तो सन से जो भी एनर्जी स्नो पे आके गिरेगी, अगर वो 100% स्नो उसको रिफ्लेक्ट बैक कर रही है तो हम बोलेंगे कि उसका मैक्सिमम एल्बेडो है। लॉन्ग वेव अर्थ रेडिएशन आप ऐसे समझ सकते हैं कि धरती वापिस कैसे करती है एनर्जी को, कैसे करेगी, या तो सीधा सीधा अपने धरती अपने आप ही वापस कर देगी, रेडिएट कर देगी, बैक कर देगी एनर्जी को, या फिर टर्बुलेंस और कंडेंसेशन के प्रोसेस से करेगी। जैसे पहले बादल बनाएगी, बारिश करेगी, फिर एनर्जी निकलेगी स्पेस की तरफ, या कंडेंसेशन के प्रोसेस से निकलेगी। तो इस तरीके से धरती लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में वापस करती है हीट को। तो यही हीट बजट धरती का जो हमेशा वो बैलेंस फॉर्मेट में चलता रहता है। बात करेंगे कला कडल की। वेदर एजेंसी कह रही है कि कोस्टल एरिया ऑफ केरला और तमिलनाडु जो है वहां पर अलर्ट है काला कडल फिनोमिना का। तो एक तरीके से इसेंशियल कोस्टल फ्लडिंग, प्री मानसून या पोस्ट मानसून की स्वेल वेव्स होती हैं, कोस्टल फ्लडिंग लेके आती हैं, ऐसे समझिए।
तो ये कोस्ट के किनारे पे जो आपकी फ्लडिंग है ये इसलिए आती है क्योंकि स्वेल वेव्स जो हैं वो इस फ्लड को कैरी फॉरवर्ड करती हैं। स्वेल वेव क्या होती हैं? स्वेल वेव, अगर मान के चलिए समुद्र के अंदर दूर कहीं तूफान है, ठीक है, समुद्र के अंदर वो तूफान बहुत दूर है, पर उस तूफान के इम्पैक्ट की वजह से कोस्टल एरिया के पास मैकेनिकल या सरफेस ग्रेविटी वेव्स जो है ना वो डिवेल्प होने लगती हैं समुद्र में। अब ये कोस्ट के पास हो रही हैं, मतलब कह लीजिए कोस्ट के पास का पानी जो है वो स्वेल होने लगता है, फूलने लग जाता है। ये इसलिए फूलता है क्योंकि वहां पे मैकेनिकल और सरफेस ग्रेविटी वेव्स जो है ना वो अपना इम्पैक्ट दिखाती हैं। ये मैकेनिकल और सरफेस ग्रेविटी वेव दरअसल उस दूर वाले तूफान से ही जनरेट हुई होती हैं, लेकिन सीधा सीधा तूफान इम्पैक्ट नहीं करता कोस्ट को, ये स्वेल वेव्स जो है ये इम्पैक्ट करने लग जाती हैं। तो ये सीरीज के फॉर्म में आती है, लगातार आती रहती है। ये सीरीज ऑफ मैकेनिकल और सरफेस ग्रेविटी वेव्स होती हैं जो किसी दूर के वेदर स्टॉर्म की वजह से जनरेट हुई हो सकती हैं। हो सकता है दूर में समुद्र में कहीं हरिकेन बना हो, साइक्लोन बना हो, पर वो सीधा इम्पैक्ट नहीं कर रहा, स्वेल वेव के फॉर्मेट में इम्पैक्ट कर रहा है। और ये स्वेल वेव के फॉर्मेट में जब इम्पैक्ट करता है तो कोस्ट पे फ्लडिंग लेके आता है। ये जनरली मानसून से पहले या मानसून के बाद होने वाला फिनोमिना है, इसको कलकदल कहते हैं। स्वेल वेव जो है वो डिफरेंट, वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेंगी? जिस डायरेक्शन में आपकी हवा चल रही होगी उससे ऑपोजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ विंड को फॉलो करते हुए नहीं आती है, ये डायरेक्शन ऑफ विंड से डिफरेंट होके दूसरी जगह से आती है। प्लेसेस इन न्यूज में इंडिया की रिवर्स देखेंगे जो न्यूज में थी। सुबनसिरी, जहां पे कॉम्प्रिहेंसिव फिशरी मैनेजमेंट प्लान बनाया गया है लोअर हाइड्रो प्रोजेक्ट में, यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है। इसका ओरिजिन कांगिंग ग्लेशियर से तिब्बत से होता है, ये इंडिया में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है और ब्रह्मपुत्र को असम में ज्वाइन करती है। इसकी खुद की मेजर ट्रिब्यूटरीज लारो, नई, युमी, तसरी और कमला है। बात करेंगे श्रावर्थी रिवर की। एनजीटी ने कर्नाटक को आए यहाँ पे इलीगल माइनिंग रोकने को। ये रिवर वेस्टर्न घाट में अंबु तीरथ से कर्नाटक से ओरिजिनेट करती है। इसकी ट्रिब्यूटरी हरदावती, येनेहोल, नागौड़ी है। यहाँ पे जॉग फॉल बना हुआ है जिसको शावर्थी वाटरफॉल भी कहते हैं। ये हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है, वन ऑफ द हाईएस्ट। शावर्थी वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पे लोकेटेड है। महात्मा गांधी एचईपी या डैम कह लीजिए वो यहाँ पे लोकेटेड है। जियाधल रिवर की बात करेंगे, इसका फ्लो डिस्टर्ब हुआ है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की। इसका ओरिजिन अरुणाचल प्रदेश के लोअर हिमालयन रेंजेस से होता है। ये असम से फ्लो करती है और फिर मजूली आइलैंड में जाके मिलती है ब्रह्मपुत्र को। आगे बात करेंगे तीजू और जुंकी रिवर की। यहाँ पे इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी और नागालैंड गवर्नमेंट ने डिटेल स्टडी की है। तीजू का ओरिजिन नागालैंड से होता है। ये चिनविन रिवर जो कि इरावदी रिवर की ट्रिब्यूटरी है उसके साथ जाकर मिलती है। इसकी खुद की ट्रिब्यूटरी जुंकी, लाने और लिकमो है। जुंकी बिगेस्ट ट्रिब्यूटरी है टीजू की नागालैंड में। अपर सियांग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, ये अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट में अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। इसका ओरिजिन जो है वो आंगसी ग्लेशियर, कैलाश रेंजेस, मानसरोवर लेक से होता है। मेजर ट्रिब्यूटरी लोहित और दिबांग है। ये दिहांग को और लोहित को असम में मिलती है और फिर ब्रह्मपुत्र उससे बनती है। तो ये दिहांग और लोहित जैसे ही मिल जाती है इसके साथ तो ब्रह्मपुत्र बनती है। पेरियार रिवर की बात करेंगे, यहाँ पे मास फिश डेथ रिपोर्ट किया गया। पेरेनियल और लॉन्ग, ये एक पेरेनियल यानी सदाबहार रिवर है और लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की। शिवागिरी हिल ऑफ वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है। पेरियार टाइगर रिजर्व से गुजरती है, पेरियार लेक पे पहुंचती है, वेम्बनाड लेक में फ्लो होती है फाइनली और फिर बाद में अरेबियन सी में वहीं से गिरती है। ट्रिब्यूटरीज इसकी मुथीबुजियार, मुल्यार, चिरोथनी और इदमाला है। मेजर डैम इस पे इदुकी, मुल्ले पेरियार बने हुए हैं। नोयार रिवर की बात करेंगे, यहाँ पे पॉल्यूशन का इशू देखने को मिल रहा है। ये आपकी वेलियनगिरी हिल जिसको साउथ कैलाश कहते हैं वहां से ओरिजिन होती है। ये हिल आपकी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है और ये रिवर ट्रिब्यूटरी है कावेरी रिवर की। कुछ अदर प्लेसेस न्यूज में थे जैसे उनमिंगला पास, आपका न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे 100 kg का मैक्स टेक ऑफ वेट जो है अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेस्ट किया। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोजेक्ट हिमांक के अंदर बनाया था। उमलिंगलाव वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है जहां पे मोटर्स चलती हैं, गाड़ियां वगैरह, बाइक वगैरह। लिपुलेक पास की बात करेंगे जहां पे माउंट क्लैश के विजिटर्स को निकाला गया है या भेजा गया है और माउंट कैलाश को अबॉर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा कहा जाता है। ये लिपुलेक पास इंटरनेशनल माउंटेन पास है, व्यास वैली उत्तराखंड में लोकेटेड है। इंडिया, नेपाल और चाइना के बीच में ट्राई जंक्शन बनाता है ये रास्ता और यहाँ पे भूटिया ट्राइब रहती है। मुल्लापेरियार डैम की बात करेंगे, तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट में मुल्लापेरियार डैम को लेकर पहुंचे क्योंकि उनको लगता है कि केरला जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है उनके वर्क को। ये डैम आपका 1887-1895 के बीच में बना था। ये पेरियार टाइगर रिजर्व केरला में लोकेटेड है। इसका पर्पस यही था कि जो वाटर है रिवर पेरियार का उसको मतलब ईस्टवर्ड से तमिलनाडु की तरफ, वेगी बेसिन की तरफ डाइवर्ट करना। ऑपरेट किया जाता है और मेंटेन किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। बात करेंगे प्रोमिनेंट बीच पुडुचेरी के बारे में। ये रेड हो गई है क्योंकि यहाँ पे प्लैंकटन क्रैश देखने को मिला है। प्लैंकटन क्रैश जो है वो हमने एनवायरमेंट पीटी 365 में पढ़ा था। सियांग वैली की बात करेंगे, इंडियन रिसर्चर्स के द्वारा यहाँ पे ब्लू कलर का एंट का स्पीशीज डिस्कवर किया गया जिसका नाम पैरापेरिट्रिकाना नीला रखा गया है। ये अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है। ईस्टर्न हिमालय बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का ये वैली हिस्सा है। यहाँ पे निशी और आदि ट्राइब जो है वो पाई जाती है।
वर्ल्ड लेवल पे वाटर बॉडीज जो न्यूज में थी, जैसे नार्वा रिवर, ये रशिया और एस्टोनिया के बीच में डिस्प्यूट का कारण है। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया जो है वो आपके कौन से कंट्रीज हैं? बाल्टिक कंट्रीज। उराल रिवर, यहाँ पे वाटर लेवल राइज हुआ है। उराल रिवर जो है वो कैस्पियन सी के पास, कैस्पियन सी में जाके गिरती है। ये उराल उराल माउंटेन से ओरिजिन होती है, यहाँ देखिए रशिया के पास है। अरल सी की बात करेंगे, अरल सी में डेजर्ट इमर्ज हो गया क्योंकि ये सी जो है ये बहुत ज्यादा ड्राई हो रहा है, सेंट्रल एशिया में ये लाई करता है। लेक तुर्काना की बात करेंगे, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे यहाँ पे 50 साल में यूनेस्को और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा कंडक्ट किया गया है। ये अफ्रीका की 4th लार्जेस्ट लेक है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट और एल्कलाइन लेक है। आगे बात करेंगे सियन रिवर की, ये पेरिस में फ्लो होती है, फ्रांस की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर फ्रांस की लॉयर है और ये इंग्लिश चैनल में जाके गिरती है। ये रहा आपका, यहाँ से फ्लो होती है, इंग्लिश चैनल आपका यहीं पे यूके के पास है। आगे बात करेंगे हम लोग नाइल रिवर की। अग्रीमेंट इसके यूजेस के ऊपर किया गया है कंडक्ट। 9 कंट्रीज जो हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की, उन्होंने इसको साइन किया। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है आपकी, इसका ओरिजिन होता है लेक विक्टोरिया से। ये मेडिटेरेनियन सी में गिरती है। इसकी 2 मेन ट्रिब्यूटरी हैं, व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल। व्हाइट नाइल जो है ये बुरुंदी और रवांडा से ओरिजिनेट होती है। ब्लू नाइल जो है वो इथोपिया नाम के कंट्री से ओरिजिनेट होती है। हम्बोल्ट या फिर ला कोराना ग्लेशियर की बात करेंगे, वेनेजुएला का लास्ट स्टैंडिंग ग्लेशियर है। ये एंडीज माउंटेन के पास पाया जाता है और ये अब ग्लेशियर नहीं रहा क्योंकि इसका साइज बहुत श्रिंक हो गया है। लेक क्वारी की बात करेंगे, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। यहाँ पे बिलो नॉर्मल वाटर लेवल जो है वो पहुंच चुका है। लेक करीबा जो है ये आपकी जाम्बेजी रिवर की डैमिंग से बनी हुई लेक है, जो कि आपको वहां पे मिलेगी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यहाँ देख सकते हैं आप। फिर आपकी पंतनल वेटलैंड के बारे में बात करेंगे, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है। ये बोलिविया, ब्राजील और पैराग्वे में फैला हुआ है। यूनेस्को वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट और 2 रामसर साइट और बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे पाया जाता है। कुछ और जियोग्राफिकल फीचर जो आपके न्यूज में थे, जैसे आपका बतागे क्रेटर, यहाँ आप देखेंगे रशिया के पास है। यहाँ पे एरियल फुटेज इसको कैप्चर किया गया है। यहाँ पे ग्राउंड मेल्ट हो रहा है, मतलब फ्रोजन ग्राउंड मेल्ट हो रहा है। इसको गेटवे टू अंडरवर्ल्ड या डोरवे टू हेल भी कहा जाता है। वर्ल्ड का बिगेस्ट परमाफ्रॉस्ट, हमेशा जमा रहने वाला क्रेटर है। अफार ट्रायंगल की बात करेंगे, यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो आपका मिडल ईस्ट एशिया है और साथ में मिडल ईस्ट और यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट इसके बीच में है। ये जियोलॉजिस्ट ने कहा है कि यहाँ पे जैसे ये अलग हो जाएगा आपस में, तो यहाँ पे एक नया ओशन बनेगा। तो ये ग्रेट रिफ्ट वैली जो है, जो अफ्रीका के अंदर पाई जाती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, उसका नॉर्दर्न मोस्ट जो ट्रायंगल है उसी को अफार ट्रायंगल कहते हैं। ये नुबियान, सोमाली और अरेबियन प्लेट्स जो है उनके कन्वर्जेंस या फिर जंक्शन से बना है। तो ये वाला ट्रायंगल जो है ये 3 प्लेट के जंक्शन से है। जैसे ये जंक्शन टूटेगा, यहाँ पे एक तरीके से समुद्र उभर आएगा, ये कहा जा रहा है। आटाकामा डेजर्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। रिसर्चर्स ने यहाँ पे एक्सट्रीम माइक्रोब की डिस्कवरी की है। ये एंडिस माउंटेन और पैसिफिक ओशियन के बीच में है। आटाकामा सॉल्ट फ्लैट भी साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। चिली का जो आटाकामा सॉल्ट फ्लैट है वो सिंक हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लिथियम ब्राइन का एक्सट्रैक्शन ज्यादा बढ़ चुका है। इसको सलार डे आटाकामा भी कहा जाता है। ये बिगेस्ट सॉल्ट डिपॉजिट है चिली के अंदर। कॉन्गो बेसिन की बात करेंगे, कोकोआ फार्मिंग जो है वो यहाँ पे काफी बढ़ चुकी है। चॉकलेट का यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ गया है। ये वर्ल्ड का सेकंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है अमेजोन के बाद से। इसको लंग्स ऑफ अफ्रीका भी कहते हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी प्रीवियस में क्वेश्चन पूछ चुका है। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड है, यही क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। एंटार्क्टिका की बात करेंगे, प्लांट जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम इंक्रीज हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट क्राइसिस। ग्रीनिंग ऑफ एंटार्क्टिका इसको कहते हैं क्योंकि एंटार्क्टिका में प्लांट मिलते नहीं है ज्यादा, है ना, क्योंकि बर्फ होती है। मरकरी आइलैंड की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है वो इसके ऊपर बनाई गई है, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई भी गई है। ये इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने इसको डिक्लेयर किया है। न्यूजीलैंड भी जो है वो मरकरी आइलैंड ग्रुप का ही हिस्सा है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये रहा आपका मरकरी आइलैंड। अच्छा, वन थिंग मोर, यहाँ पे हमने गलत बोल दिया, न्यूजीलैंड जो है वहां पे भी ग्रुप ऑफ आइलैंड है, मरकरी आइलैंड। तो ये जो हम मरकरी आइलैंड की बात करें, ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, न्यूजीलैंड वाला अलग है। माउंट एल्ब्रस की बात करेंगे, ये जो एक तरीके का क्रिस्टलाइज्ड गोल्ड है, उसके पॉकेट्स ऑफ गैस को इरप्ट कर रहा था, एक्सपेल कर रहा था माउंट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इकलौता ऐसा है जहां से मेटेलिक फॉर्म में गैस निकलती हुई नजर आई। रॉस आइस शेल्फ एंटार्क्टिक का ही हिस्सा है। एंटार्क्टिक की रॉस आइस शेल्फ जो है ये सडन जंप कर रही है, या ऐसे मानिए यहाँ पे बहुत ज्यादा जो मेल्टिंग है वो देखने को मिल रहा है। तो आइस क्वेक जो है वो फिनोमिना यहाँ पे देखने को मिला है। ऐसे समझिए कि जंप्स की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं ना आइस के ऊपर, वो आ रहे हैं। अब बात करेंगे कंट्रीज इन न्यूज की। पनामा, जिसका कैपिटल सिटी पनामा है, ये पहला नेशन है जहां पे आइलैंड कम्युनिटी को इवैक्यूएट किया गया गादी सुगुदुब आइलैंड से, क्योंकि वो डूब रहा था। चाइना का कैपिटल बेजिंग है। वर्ल्ड का फर्स्ट डुअल पावर सोलर थर्मल पावर प्लांट जो है यहाँ पे लगाया गया है। कोलंबिया का कैपिटल बोगोता है। बोगोता जो है वहां पे वाटर राशनिंग शुरू कर दी गई है ताकि वाटर रिजर्वायर प्रोटेक्ट किए जा सके। यूके का कैपिटल लंदन है। ये पहला कंट्री बना है जिसने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कोयले से अब बंद कर दिया है, अपने लास्ट कोल पावर प्लांट को भी क्लोज कर दिया। तो देखिए यूके क्या है, यूके में आपका स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, अच्छा पहले ग्रेट ब्रिटेन प्लस आपका जो नॉर्दर्न आइलैंड है, इसको मिला के आपका यूके बनता है, जो कि पॉलिटिकल एंटिटी है। ग्रेट ब्रिटेन में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स ये आता है पूरा। ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटिश आइल्स आइलैंड भी इसको कहते हैं। फिर आपका अगर इसमें नॉर्दर्न आइलैंड ऐड कर दे तो ये कंबाइनली आपका यूके बन जाता है।
अब बात करेंगे मलेशिया की। कैपिटल कुआलालंपुर है। कम्युनिटी जो है यहाँ पे सी फेयरिंग लोगों की, उन्होंने इंडिजिनस बचाओ उनका नाम है, उनको यहाँ पे इवेक्ट किया गया ताकि वो जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से डेंजर रोका जा सके। डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन है। ये जल्द ही टैक्स लगाएंगे लाइफ स्टॉक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पे, यानी लाइफ स्टॉक जो है उससे जो CO2 इमिट होता है उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। डिजास्टर अफेक्टेड एरिया जो न्यूज में थे, जैसे आपका आइसलैंड हो गया जहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है। सुंधुन का गाइगर वॉल्केनो यहाँ पे इरप्ट हुआ है 2023 में, 5th टाइम में हुआ है। सूडान में एक डैम कोलैप्स हुआ है। सूडान आपका कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ये सारे कंट्रीज को आप एटलस पे मार्क कीजिएगा। इंडिया में क्लाउड बस्ट हुआ अरुणाचल प्रदेश में। फिर ताइवान अर्थक्वेक जो है वो देखने को मिला हमें, बिल्कुल चाइना के पास, आप देख सकते हैं। फिलीपींस में ऑयल स्पिल हुआ है। इंडोनेशिया में वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है माउंट रुआंग का। पापुआ न्यू गिनी में मैसिव लैंडस्लाइड हुआ। कीनिया में फ्लड्स आए हैं। जिम्बाब्वे में ड्राउट हुआ है। नाइजीरिया, यहाँ देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे फ्लड्स हुआ है और अलाउ डैम यहाँ पे कोलैप्स कर गया फ्लड की वजह से। ब्राजील में भी फ्लड आया है। बोलीविया में वाइल्ड फायर देखने को मिला। स्पेन में भी आपका फ्लड देखने को मिला। तो इसी के साथ ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट का PT 365 जो है वो भी हमारा कवर होता है। अब हमारा केवल एक PT बचा है, दैट इज कल्चर PT 365। उसको भी जल्दी ही हम चैनल पे कवर करेंगे। बाकी जो आपका पॉलिटी है, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ये सारे PT हम ऑलरेडी जो है 2025 के वो कवर कर चुके हैं, चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं। पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।